अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन हो रही थी बिज़नेस वैल्यूएशन में एक्विटी वैल्यूएशन को लेके। एक्विटी वैल्यूएशन के डिफरेंट टूल्स हमने डिस्कस किए और कल आखिरी टूल जो हम डिस्कस करते दैट वाज फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। और फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन को हमने जो बात की कि ये बिजनेस वैल्यू में देती है, एक्विटी वैल्यू नहीं। तो बिजनेस वैल्यू हम कैश फ्लो बेस्ड फ्री कैश फ्लो टू द फर्म से कैसे निकाल सकते हैं। अकाउंटिंग डाटा हो तो फ्री कैश फ्लो एस्टिमेट करना और वहाँ से बिजनेस वैल्यू लेना बैक पे डिस्काउंट करके, और अगर अदरवाइज डाटा अवेलेबल है इस शेप में तो यहाँ से फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म लेके बैक पे डिस्काउंट करके बिजनेस वैल्यू लेना। तो कोई सवाल कल तक की डिस्कशन से, आखिरी इलस्ट्रेशन हमने 14 देखी थी कल, कोई मसला मसाइल? वो वर्ड का फर्म क्यों है? वो वर्ड इसलिए है कि आगे हम ये पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला? फ्री कैश फ्लोज टू एक्विटी, आगे हमने ये पढ़ना है। ठीक है, हमने फ्री कैश फ्लोज टू एक्विटी भी पढ़ना है अभी। ठीक है, तो हमने फ्री कैश फ्लोज टू फर्म की अभी तक बात की है। फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म से मुराद बिजनेस के टोटल इन्वेस्टर के लिए द होल बिजनेस क्या जनरेट कर रहा है। फ्री कैश टू द फर्म से मुराद डेट प्लस एक्विटी इन्वेस्टर के लिए कलेक्टिवली बिजनेस क्या जनरेट कर रहा है। फिर अब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हम उसको अलग भी कर लेंगे, भाई इसमें से डेट को क्या जाता है और एक्विटी के लिए क्या बचता है, वो अल्टरनेटिव मेथड में वो भी डिस्कस करना है। यहाँ पे चूंकि हम फिर क्लोज कर दूँ इस सेंटेंस को कि चूंकि हम फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म ले रहे हैं, मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टर्स की रिटर्न ले रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इसको जिस इन्वेस्टर की रिटर्न है उसके रिक्वायर्ड रेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टर की रिटर्न है, वैक पे डिस्काउंट हो रही है। डीवीएम डिविडेंड की रिटर्न थी, केई पे एक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न थी, केई पे डिस्काउंट हुआ। तो जिस इन्वेस्टर की रिटर्न है उसके रिक्वायर्ड रिटर्न पे हम उसको डिस्काउंट करेंगे। फ्री कैश टू द फर्म कलेक्टिव रिटर्न, वैक पे डिस्काउंट ही, और वैल्यू भी कलेक्टिव मिली, वैल्यू बिजनेस साइड। अच्छा, इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। फ्री कैश टू द फर्म से वैल्यू ऑफ एक्विटी कैसे आती है? इट इज वेरी सिंपल। आपने फ्री कैश टू द फर्म को डिस्काउंट किया वैक पे, आपको वैल्यू ऑफ द बिजनेस मिल गई। वैल्यू ऑफ बिजनेस में से आप वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ एक्विटी आ गई। ठीक है, इस प्रोसेस को शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस अप्रोच कहते हैं, एसवीए अप्रोच कहा जाता है। इस मेथड से फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म को वैक पे डिस्काउंट किया, वैल्यू ऑफ बिजनेस आई, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करके वैल्यू ऑफ एक्विटी पे पहुंचे। इस प्रोसेस को हम एसवीए अप्रोच ऑफ एक्विटी वैल्यूएशन कहते हैं। एक स्लाइड सा ओवरव्यू इस कैलकुलेशन का हमारे पास पेज 314 पे अवेलेबल है, इसको जस्ट हम रिव्यू यहां से कर लेते हैं। A company expected to have free cash flows of 5.5 million per annum in perpetuity. Weighted average cost of capital of the company is 10% after tax. The current market value of the company's debt is 10 million. So ये free cash flows of the firm है, ये cost of capital है, ये value of the debt है। हमें SVA मेथड से वैल्यू ऑफ एक्विटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? पहले फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म को परपेचुटी में डिस्काउंट करेंगे, वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दें, वैल्यू ऑफ एक्विटी आ गई। दिस इज कॉल्ड एसवीए अप्रोच एंड दिस इज द मेथड फॉर वैल्यूइंग एक्विटी और वैल्यूइंग बिजनेस। दिस इज द बेंचमार्क मेथड। आपसे कहा जाए जी फ्री कैश फ्लो अप्रोच से वैल्यू ऑफ एक्विटी बताओ, तो दिस इज द मेथड यू शुड फॉलो, मतलब एसवीए अप्रोच को आप फॉलो करोगे। ठीक है, आई रिपीट, आपको फ्री कैश फ्लो बेस्ड मेथड से वैल्यू ऑफ एक्विटी को कहा जाए, आप एसवीए अप्रोच को फॉलो करते हो। वैल्यू ऑफ एक्विटी को फाइंड करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। वैल्यू ऑफ एक्विटी को फाइंड करने का एसवीए के अलावा एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। वो अल्टरनेटिव मेथड ये है जनाब कि आप फ्री कैश फ्लोज टू एक्विटी लो। वैल्यू ऑफ एक्विटी निकालने के लिए आप फ्री कैश फ्लोज टू एक्विटी इन्वेस्टर लो और उसकी पीवी कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ एक्विटी पे। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। दिस इज नॉट बेंचमार्क मेथड, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड, विल ओनली बी फॉलोड व्हेन स्पेसिफिकली आस्क्ड टू डू सो। अगर हमें एग्जामिनर कहे ना कि फ्री कैश फ्लोज टू एक्विटी को यूज करते हुए वैल्यू ऑफ एक्विटी निकालो, फिर ऐसे चलना है। अगर वो कहे फ्री कैश फ्लो अप्रोच से वैल्यू ऑफ एक्विटी निकालो, तो एसवी अप्रोच से चलना है। सो फ्री कैश फ्लो को यूज करके वैल्यू ऑफ एक्विटी बनाने के दो तरीके हो गए, एक एसवी अप्रोच और एक ये अल्टरनेटिव अप्रोच। अब इसमें केई की टर्म से तो हम फेमिलियर हैं, ये फ्री कैश फ्लोज टू एक्विटी इन्वेस्टर कहां से आएगा? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी बताई गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं। समहाउ पता नहीं मैं इसको यहाँ पे क्यों समराइज नहीं कर पाया। आपने ये फैक्टर का देखो,
ये फैक्टर देखो, ये फैक्टर देखो और ये फैक्टर देखो एंड दिस वन एज वेल, इन सब को कंसीडर करो तो ये वही फैक्टर है जो आपके फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म के हैं, ऐसे ही है ना, ये सारे फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म के हैं। तो बेसिकली फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी क्या है? फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट और नेट बोरिंग एडजस्ट कर दो तो ये आपके पास फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी आ गया। दो एडजस्टमेंट, ये सारे मैंने जो टिक लगाए हैं ये सारे आपके फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म के कंपोनेंट्स हैं। सेम वही आप समझो, हम इन सब जिसको डिस्कशन में लाते ही नहीं, हम सीधा ये याद रखते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म में दो एडजस्टमेंट्स करेंगे हम। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म में सिर्फ दो एडजस्टमेंट। कौन सी दो एडजस्टमेंट? एक, इसमें से पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट लेस कर दो। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट क्या है? रिटर्न टू डेट इन्वेस्टर। और इसमें से जो नेट बोरिंग्स हैं वो एडजस्ट कर दो। नेट बोरिंग फॉर द ईयर लिए जाती हैं, फॉर द ईयर डेट रेज कितने हैं, लेस फॉर द ईयर डेट रीपेड कितने हैं। अगर नेट आउटफ्लो है तो डिडक्ट कर दो, नेट इनफ्लो है तो ऐड कर दो। कैश इनफ्लो आउटफ्लो यहां से देख लो क्या है, इन्वेस्टर को रिटर्न किया गई है पोस्ट टैक्स और इन्वेस्टर से डेट रेज लेस डेट रीपेड की नेट पोजीशन क्या है, ये दो वैल्यूज आपने एडजस्ट करनी है, आपको फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी मिल जाता है। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को लाइफ साल, 2 साल, 5 साल जितने साल हैं उतने सालों पे ये इक्वेशन अप्लाई करोगे, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी आएगा और देन इसको कई पे डिस्काउंट करोगे आप, वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है। ये मेथड हमें स्पेसिफिकली एग्जाम में मुझे याद नहीं किस पे क्वेश्चन आया हो, फ्री कैश फ्लो पे इस क्वेश्चन आता है, इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन मुझे याद नहीं। हाँ, इसमें ये मैं बता दूं, एक तो बिजनेस वैल्यूएशन में भी हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा आती है और इसमें एग्जामिनेशन के कुछ हम पास पेपर क्वेश्चन करेंगे जिसपे मेरा उनसे कॉन्सेप्चुअल डिसएग्रीमेंट भी होगा, मैं आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन प्रिंसिपल आपको मैं कोशिश करूँ साथ साथ मैं बताता जाऊँ। तो हम वहाँ पर जब जाएंगे एग्रीमेंट आएगा तो प्रिंसिपल को हम दोबारा रिकॉल करेंगे और प्रिंसिपल पर हम रीजज कर लेंगे क्वेश्चन को। तो ये जनाब सिंपल सा, इसमें कुछ हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है। आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म है से 100 रुपया, आपने 10 रुपये इंटरेस्ट पे किया है तो 10 × 1 - t, ये इसमें से आप लेस कर दोगे। आपने डेट रेज किया है, से रेज किया है 200 का और रीपे किया है से 50 का, तो नेट कितना हुआ? 150 का रेज। तो जनाब आप यहां से देख सकते हो ये आपका ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव फिगर है ना, ये ऐड हो जाएगी। तो 100 - 7 + 150 143, ये आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ गया। इस केस में हो सकता है आपका रेज 200 होता, रीपेड आपका 250 होता, तो नेट 50 यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, सो फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म लेस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किया प्लस माइनस डेट रेज्ड एंड डेट रीपेड। ये 3 अगर वैल्यूज देख लो, 1 2 3 आप वैल्यूज देख लो, ये एडजस्ट करते हो तो आपको फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मिलेगा। आपको जितने साल का डाटा अवेलेबल है 1 2 3, आगे टर्मिनल वैल्यू के लिए 3 से परपेचुइटी हो, 4 से परपेचुइटी हो, जितने सालों का डाटा अवेलेबल है आप हर साल में ये इक्वेशन अप्लाई करोगे और उनको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंट कर लोगे। जी, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को के पे डिस्काउंट करना। जी बिल्कुल जी, 243 है, 243 जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को के पे डिस्काउंट करें, वैल्यू ऑफ इक्विटी डायरेक्ट हम ले सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द रिकमेंडेड मेथड, बेंचमार्क मेथड एसवीए ही रहता है, ये अल्टरनेटिव मेथड है, विल ओनली बी यूज्ड व्हेन स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड टू यूज इट। अच्छा जी, इक्विटी वैल्यूएशन पे हमने बेसिक टूल डिस्कस कर लिए, डिस्कशन आगे दोबारा मजीद हमारी इस पे चलेगी, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा डेट वैल्यूएशन के भी ये टूल ज़रा डिस्कस कर लें। डेट वैल्यूएशन नहायत ही सिंपल है जी, उसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, उसमें सिर्फ एक बेसिक असूल लगना है हर डेट पे। किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट को आपने वैल्यू करना है, वो रिडीमेबल है, वो इरिडीमेबल है, वो कन्वर्टेबल है, एनी इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ future returns, present value of future returns discounted at debt investors required return। जैसे यहां पे हमने फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया ना, फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर्स थे, उनको हमने इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न वैक पे डिस्काउंट किया, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के वो कैश फ्लोज से उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आ गई, मतलब टोटल बिजनेस के कैश फ्लोज है ना, तो टोटल बिजनेस की वैल्यू आ गई, बिल्कुल इसी असूल के तहत। अगर आप एक डेट इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज बनाओ, उनको डेट इन्वेस्टर्स के रिक्वायर्ड रिटर्न पे डिस्काउंट करो, तो डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आ जाएगी।
ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन का यही रहता है कि इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है उस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड फ्यूचर बेनिफिट्स में। बिजनेस की वैल्यू उस बिजनेस के रिलेटेड फ्यूचर बेनिफिट्स मेजर्ड एज फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म पे डिपेंडेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू उस डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज पे डिपेंडेंट है। अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लेट्स अज्यूम बात करें इरिडीमेबल डेट, तो इरिडीमेबल डिबेंचर अगर आपके पास है तो व्हाट इज द फ्यूचर बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट डिबेंचर दैट यू एक्सपेक्ट टू रिसीव? फ्यूचर इंटरेस्ट, दैट इज द ओनली return that you will receive, that is the only cash flow that you will receive associated with that instrument, or that is उसका timing perpetuity है। तो interest discounted at perpetuity at what rate? Current prevailing interest। ठीक हो गया। अच्छा, अब थैंक यू बेटा। अच्छा जी, रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, अगर आपका रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट है तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट विल बी योर फ्यूचर कैश फ्लोज? इंटरेस्ट एंड देन रिडम्पशन। फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट करंट यील्ड। कन्वर्टेबल डिबेंचर है, व्हाट विल बी योर फ्यूचर कैश फ्लोज? इंटरेस्ट एंड हायर ऑफ। कन्वर्टेबल डिबेंचर, इंटरेस्ट एंड हायर ऑफ, रिडम्पशन और कन्वर्जन वैल्यू। ये थोड़ी सी बातें हमने की हुई ना कॉस्ट ऑफ डेट के कॉन्सेप्ट में पढ़ी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। बट यहाँ पे ख्याल रखना, यहाँ पे वैल्यूएशन है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट में हम इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स करते थे, यहाँ पे पोस्ट टैक्स नहीं होना, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो रही है और वैल्यूएशन इन्वेस्टर के एंगल से की जाती है। आप एज एन इन्वेस्टर एक इंस्ट्रूमेंट बेचना चाहते हो, आप एज एन इन्वेस्टर एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हो, तो आप देखोगे मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स आएंगे और मेरा इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड यील्ड क्या है। फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट यील्ड, दैट शुड गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो डेट वैल्यूएशन का एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, जो भी टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट होगा उस बेसिक प्रिंसिपल पे इसको वैल्यू कर देंगे। तो ये जी प्रिंसिपल इन राइटिंग लिखा नजर आ रहा है आपके पास नोट में, पेज 315 की टॉप पे। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब हम इन एग्जाम्पल्स को पकड़ते हैं और इन पे ये प्रिंसिपल अप्लाई करके क्विकली हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 15, 16, 17, 18, 19, 20 लाइन में ही 6 एग्जाम्पल्स हैं, पेज 315 पे अवेलेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन 15। अ फर्म हैज एन इशू ₹10, 12% irredeemable preference share. Currently the required return of preference shareholder is 14%. What is the value of preference share? Instrument से related future return क्या है? Preference share पे 12%, ठीक हो गया, 1.2 in perpetuity discounted at 14%. तो जनाब illustration 15 के तहत आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगी दैट विल बी ₹10 का 12%, ये सालाना रिटर्न है डिस्काउंटेड एट 14%। क्या बनी वैल्यू? 8.57 रुपीज़, ये है जी प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू। और बाय द वे ये उस हमारी लर्निंग है उससे भी अलाइंड है ना कि जब इंस्ट्रूमेंट इशू होने के बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। ये कहीं पढ़ा था ना हमने पीछे, ये वही बात यहाँ पे नजर आ गई कि इंस्ट्रूमेंट 12% पे इशू हुआ, इशू होने के बाद यील्ड 14 पे चली गई तो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू नॉमिनल से नीचे गिर गई एंड वाइस वर्सा। इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखते हैं जी। A company has issued irredeemable loan notes with a coupon rate of 7. If the required return of investor is 4%, what is the current market value of the debt having nominal value of 100? So market value of redeemable debenture ₹100 का 7%, ये सालाना रिटर्न है और यील्ड आ गई है 4% पे। डिबेंचर इशू होने के बाद यील्ड गिर गई है तो वैल्यू शुड बी मोर देन 100। कितनी है? 175। ये भी रिडीमेबल डिबेंचर है। एनुअल इंटरेस्ट इन परपेचुइटी, दिस इज द फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट यील्ड 4%। इलस्ट्रेशन नंबर 17। A company has issued 9% redeemable debt
with 10 years to redemption, redemption will be at par. The investors require a return of 16%. Calculate market value of debt. Redeemable debt है, तो इसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हैं फॉर इन्वेस्टर? इंटरेस्ट एंड देन रिडम्पशन. सो जनाब इंटरेस्ट है कितने साल? 1 से लेकर 10 साल तक. ये ईयर आ गए और हम कैश फ्लो ले लें. कितना रुपए है इंटरेस्ट? 9% का मतलब 9 रुपये सालाना. और फिर रिडम्पशन है 10 साल बाद. रिडम्पशन पार पे है. 10 साल बाद 100 पे रिडम्पशन होने वाली है. तो जनाब डिस्काउंट फैक्टर लगाएं. क्या है रिक्वायर्ड यील्ड नाउ? 16%. और पीवी लीजिए और यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. बताइए मार्केट वैल्यू क्या आती है इसकी? $66.20. ये जी वैल्यू आ गई. Basic principle PV of future cash flows discounted at current yield. जी any question? कोई सवाल? Illustration 18. Assume that bond investor require a return of 9% per year on their investment. मतलब उनकी yield 9% है. Illustration 18. Yield is 9%. Required, estimate the market value of the following bonds having nominal value of 100. There are different bonds जिनकी market value हमने कहा गया है. Irredeemable 7.5% bonds that pay interest annually. A. Irredeemable bond 7.5% annually. तो 7.5 का मतलब ₹100 into 7.5 ये रिटर्न आ गई और डिस्काउंटिंग इन परपेचुटी 9% पे. तो जनाब इसकी वैल्यू क्या है जी? 83.33 रुपीज. B. Bonds coupon interest of 6% per year annually that are redeemable at par in 4 years time. Redeemable at par in 4 years time. Redeemable debt है तो 1 से लेकर 4 तक इंटरेस्ट है 6 रुपये का और रिडीमेबल एट पार है 4 साल बाद रिडीम होगा 100 पे. डिस्काउंट फैक्टर 9% का. पीवी और मार्केट वैल्यू बताइए इस केस की क्या आ रही है? $90.24. जी कोई इशू किसी कैलकुलेशन में पूछिएगा. पार्ट सी. बॉन्ड्स पेइंग कूपन इंटरेस्ट ऑफ 10%. Redeemable at par after 4 years, where interest is payable every 6 months. कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी बदल गई. तो जनाब जब कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी बदल जाए तो हमें फिर डिस्काउंट रेट को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए. तो पहले हम कैश फ्लो ले लें. हम इसको 6 मंथली पीरियड्स पे मेजर करेंगे. अब 6 मंथली पीरियड के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट चलेगा वो चलेगा 10% पर एनम, 5% 6 मंथली. तो ये 5 रुपीज़ के हिसाब से कैश फ्लोज हमारे होंगे 5 रुपीज़ एवरी 6 मंथ. और 4 साल है. 4 साल का मतलब 8 मंथ्स. और इसके बाद रिडम्पशन है 4 साल बाद. 8 मंथली पीरियड्स के बाद रिडम्पशन है और वो होगी पार पे. अब हमें उसने नोट्स में ही बता दिया है कि भाई एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% के इक्विवेलेंट 6 मंथली कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.4 है. अगर वो यहाँ पे ये ना बताता, ये तो उसने शायद फार्मूले से निकाली हुई, अगर याद होगा ना 1+r वाला फार्मूला, ये शायद उससे निकाली. अगर ये ना बताता तो मैंने जैसे कहा है कि आई कैप के अक्सर क्वेश्चन में सिंपली 9/2 करके 6 मंथली डिस्काउंटेड लिया हुआ है. करेक्ट वे यही है जो उसने किया. 9% पर एनम फार्मूले से 6 मंथली बनाओ तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंटेड बनता है.
लेकिन अगर हम 9/2 करके भी कर लें तो आई कैप के एग्जामिनर उस पर भी आपको मार्क्स देता है। लेकिन फिलहाल आप चूंकि उसने दे दिया और डिस्काउंट फैक्टर भी इनफैक्ट हमें दिए हुए हैं उसने, तो जनाब डिस्काउंट फैक्टर एट 4.4%, 1 से 8 का एन्युटी फैक्टर चाहिए 6.623 और 8 का 1.044 रेज़ टू पावर -8। ठीक है जी, यहाँ से पीवी लीजिए और ये मार्केट वैल्यू ले लीजिए यहाँ से। इसको अगर हम 1.044 पे करें और तो फिर -8, लेकिन अगर हम 9 पे करें तो फिर -4 करके भी कर सकते हैं कि नहीं? रिडेम्पशन 100 तो आफ्टर 4 इयर्स। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम 4 लिख दें और इसको 9% पे कर लें, की बात है, मैथमेटिकली इट्स द सेम। लेकिन यहाँ पे मैं 4 इसलिए नहीं लिख रहा ना क्योंकि मैंने ऊपर 6 मंथ की पीरियड आइडेंटिफाई किया ना इसको। 103.98। अच्छा जी, पार्ट डी इसका देखिए। A convertible bond with a coupon of 5% and interest payable annually. These bonds are convertible after 3 years into equity shares at the rate of 20 shares for every ₹100 nominal value of bonds. The expected share price in 3 years time is 7. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड में फ्यूचर कैश फ्लोज इंटरेस्ट होते हैं और हायर ऑफ रिडम्पशन या कन्वर्जन वैल्यू होती है। कन्वर्जन वैल्यू जहां नजर आ रही है वो 140 है। 20 शेयर 7 रुपए के हिसाब से 140 के बने, इसका मतलब कन्वर्जन वैल्यू इज रेलिवेंट। तो जनाब हम लेंगे इंटरेस्ट कब से कब तक? 3 साल बाद, 1 से 3 ईयर्स हैं ये, और कैश फ्लो है 5% का मतलब 5 रुपये, और फिर कन्वर्जन वैल्यू लेंगे आप आफ्टर 3 ईयर्स, वो है जी 20 शेयर एट 7, 140। डिस्काउंट फैक्टर आप लेंगे 9% का, प्रेजेंट वैल्यू एंड देन मार्केट वैल्यू। जी क्या वैल्यू बनती है यहाँ पे? नीचे इलस्ट्रेशन 18 वी आर डन। किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए पूछिए। हमने इलस्ट्रेशन 18 के 4 पार्ट्स थे, चारों को हमने सॉल्व किया, ए बी सी एंड डी। किसी पार्ट पे कोई हेल्प या गाइडेंस चाहिए पूछिए। Illustration 19. Calculate the value of the following bonds. A zero coupon bond, redeemable at par in 10 years time. A bond with an 8% coupon with interest payable half yearly and redeemable at par after 10 years. Assume that yield required by investor is 5% and that this is 2.5% each half year for the purpose of valuing 8% coupon bond. पार्ट ए के लिए उसने कहा जी एनुअल यील्ड 5% है और हाफ ईयरली के लिए आप 2.5% यील्ड अज्यूम कर लो पर 6 मंथ। ठीक है, तो हम पहले A1 करें, 19 में A1 को हम सॉल्व करें पहले। तो जनाब जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यूएशन के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी एट द यील्ड। तो क्या है फ्यूचर कैश फ्लो जीरो कूपन बॉन्ड में? ओनली रिडम्पशन वैल्यू एंड इट इज इन 10 years टाइम पार। 10 years टाइम में पार मतलब 100, दिस इज द कैश फ्लो। डिस्काउंट फैक्टर इस केस में 5% है, पीवी लीजिए, दिस इज योर मार्केट वैल्यू। तो 5% 10 year प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है जी? सिंगल कैश फ्लो है 784, तो इट इज 78.614, 61.4। ये जी हमारे पास
0 कूपन बॉन्ड की वैल्यू आई। दूसरा है अ बॉन्ड विद एन 8% कूपन, हाफ ईयरली पेमेंट, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। ये अब हमारा A2 आ गया। तो ये 6 मंथली पीरियड्स इसके बनेंगे कैश फ्लोज के। 8% कूपन है तो 6 मंथली पीरियड, और 10 साल हैं तो 1 से लेकर 20 तक। कैश फ्लो रहेगा इसका 8% का हाफ मतलब 4%, और इसके बाद रिडम्पशन होगी 26 मंथली पीरियड्स के बाद एट पार मतलब 100 पे। लीजिए जी, डिस्काउंट फैक्टर आप लाएंगे यहाँ पे 2.5% का, और देन प्रेजेंट वैल्यू, और फिर इसका सम आपका मार्केट वैल्यू होगा। एन्युटी टेबल से ज़रा फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए, तरह थोड़ी सी आपकी फार्मूला की भी प्रैक्टिस हो जाए। एन्युटी टेबल बुक की एंड पे अवेलेबल है, उसकी टॉप पे एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। यूज़ दैट फार्मूला एंड कैलकुलेट दिस एन्युटी फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो सिंपली 1.025 रेज़्ड टू पावर -20 है। एन्युटी फैक्टर का फार्मूला PV मार्केट वैल्यू जी 62 पॉइंट मार्केट वैल्यू 123.75। जी वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन A2। जी 123.75 ओके है जी। अच्छा जी, अब इसका पार्ट बी भी रहता है अब इसका। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ बॉन्ड्स इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन इफ द यील्ड रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर गोज अप बाय 1% टू 6% फॉर 0 कूपन बॉन्ड एंड 3% ईच। ये तो रिवीजन है जी, आपकी होम असाइनमेंट समझिए। तो ये तो रिवीजन एक्टिविटी है। हम इलस्ट्रेशन 20 पे जाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 20 वारंट्स एंड कन्वर्टेबल्स की बात है। वारंट्स और कन्वर्टेबल से आर वी फेमिलियर ना? लोन्स विद वारंट्स पढ़ा हुआ हमने, और कन्वर्टेबल भी हमने पढ़े हुए हैं। तो लेट्स रीड द डेटा, फिर इस पे बात करते हैं। कॉन्वर एंड वॉरन ईच हैव इन इशू 2 million ordinary shares of ₹1 nominal value. Conver also has 2.5 million rupees of 12% convertible debentures in issue. Each ₹100 of bonds is convertible into 20 ordinary shares at any time until the date of expiry of the bonds. If the bonds have not been converted by the expiry, they will be redeemed at 105. आज से लेके रिडम्पशन ऑप्शन तक कभी भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर कन्वर्ट ना हुए तो 105 पर रिडीम होंगे। Warren has 500 equity warrants in issue. Each warrant gives its holder an option to subscribe for one ordinary share at a price of 5 per share. Warrants can be exercised at any time until the date of their expiry. The shares of both companies, the convertible debentures and warrants are all actively traded in stock market. Calculate the value of each 100 unit of convertible debenture of Conver and value of each warrant of Warren
on the day of expiry if the share price of each company at that date is 4.4, 5.2 and 6. पहले हम जरा कॉन्वर की कहानी सुन लें कि कॉन्वर ने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हैं और हमें कहा जा रहा है कि कॉन्वर के कन्वर्टेबल बॉन्ड की वैल्यू बताओ। वैल्यू ऑफ each ₹100 unit of convertible debenture of Conver on the day of expiry if the share price for each company at that date is। अच्छा, कॉन्वर की हम पहले बात करें तो क्या कहानी है कॉन्वर की? हमें कंपेयर करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी कि कन्वर्जन की वैल्यू क्या है और रिडम्पशन की वैल्यू क्या है। विच एवर इज हायर दैट विल प्रिवेल। ठीक है, तो हम पहले कॉन्वर की बात कर रहे हैं जी। कॉन्वर का केस हम ए में कॉन्वर और 1 की बात करें तो जनाब उसकी कन्वर्जन वैल्यू बनती है 4.4 इंटू कितने शेयर्स? 20 शेयर एक डिबेंचर के बदले 20, तो ये बनती है 88। इसको कंपेयर करें रिडम्पशन वैल्यू 105 से तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 105। केस नंबर 2, अगर वैल्यू 5.2 पे है तो 5.2 इंटू 20 कितना बना? 104 वर्सेस 105, प्राइस विल स्टिल बी 145। केस नंबर 3, जिस केस में शेयर प्राइस चली जाएगी 6 पे इंटू 20, ये 120 हुआ वर्सेस 105, तो जनाब यहाँ पे इस केस में डिबेंचर बिकेगा 120 पे, क्योंकि डिबेंचर के बदले आपको 120 रुपये के शेयर मिल सकते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी पे, तो डिबेंचर विल बी सोल्ड फॉर 120 या होल्डर ऑफ द डिबेंचर विल नॉट सेल इट लेस देन 120। इस केस में 104 के शेयर मिलते हैं लेकिन प्रिंसिपल तो 105 मिलता है ना, तो 105, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी पे शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन आइदर टू गेट 20 शेयर्स और 105। इस केस में 105 will be exercised, so value is 105. इस केस में 105 will be exercised, value is 105. इस केस में conversion will be exercised, so value of the debenture is 120. ये तो होगी कॉन्वर की कहानी। अच्छा, चौथा केस भी है, फोर्थ भी आगे पेज पे आ रहा है भाई। फोर्थ केस भी है 6.8 इंटू 20 कितना बना? 136 वर्सेज 105, तो इट इज 136। अच्छा जी, अब वॉरेन की कहानी। वॉरेन ने वारंट्स इशू किए हुए हैं। वारंट्स क्या होते हैं जी? वारंट्स क्या होते हैं? राइट टू बाय equity share. Warrants are rights to buy equity shares. ठीक है, and they have value if exercising warrant will result in some profit to the holder. अब देखो, हमारे पास वारंट है कि हम चाहें तो 5 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, हम वारंट की वैल्यूएशन कर रहे हैं। केस नंबर 1, हमारे पास ऑप्शन है, चाहे तो 5 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं। मार्केट में कितने का मिलता है? 4.4। क्या ये वारंट एक्सरसाइज करने का कोई फायदा है हमें? इस वारंट की, इफ आई एम द होल्डर ऑफ दिस वारंट, डज इट हैव एनी वर्थ फॉर मी? नील। वैल्यू इज नील। इस वारंट की वैल्यू नील है। केस नंबर 2, मैं 5 रुपए का शेयर खरीद सकता हूं। मार्केट में कितने का है? 5.2 का। इसका मतलब बाय विर्च्यू ऑफ ऑनर ऑफ दिस वारंट आई कैन अर्न 0.2 पर वारंट, सो दैट बिकम्स द वैल्यू। मैं 5 रुपए का शेयर खरीद सकता हूं उस वारंट के बदले और मार्केट में वो शेयर 5.2 का बेच सकता हूं। ये बिल्कुल वो राइट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वैल्यू ऑफ राइट जो हमने निकाला था, तो वैल्यू वारंट भी वही है। तो 5 का खरीद के 5-20 का बेच पाऊंगा, 20 पैसे एक शेयर कमा सकता हूं, वही वैल्यू ऑफ वारंट है। और यही एक्टिविटी हम आगे लेके चलते जाएं। तो 6 वर्सेस 5, वैल्यू इज ₹1। एंड फोर्थ केस में 6.8 वर्सेस 5, इट इज 1.8। जी, ये हमने पार्ट ए, 20 का पार्ट ए एड्रेस किया।
पार्ट ए के एंड पे उसने एक जुमला लिखा है, हम तो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। इन ईच ऑफ द 4 केसेस 1 to 4 एडवाइज द होल्डर ऑफ द कन्वर्टेबल्स एंड वारंट्स वेदर दे शुड एक्सरसाइज देयर कन्वर्जन ऑप्शन राइट्स और नॉट। तो जनाब यहाँ पे हम इसका डिसीजन भी लिख देते हैं। तो इस केस में आप कह रहे हैं एक्सरसाइज करना है यस और नो, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं नो, यहाँ पे कह रहे हैं नो, यहाँ पे कह रहे हैं यस, यहाँ पे कह रहे हैं यस, ऐसे ही। यहाँ पे वारंट एक्सरसाइज करना है नो, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। ये डिसीजन भी आ गया जी हमारा, क्योंकि उसने हमसे पार्ट ए कैन पे ये भी मांगा है, वैल्यू भी मांगी है, तो ये वैल्यूज़ मैंने हाईलाइट कर दी। ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं और डिसीजन भी हमने यहाँ पे यस या नो में बता दिया कि हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं, वो भी क्लियर होगी बात जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, पार्ट 20 का क्या कहता है जी? कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फॉर ईच कंपनी इन अ ईयर व्हेन ऑल द कन्वर्टेबल एंड वारंट्स रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर होल पीरियड फॉर द फर्स्ट फुल ईयर फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ ऑल कन्वर्टेबल इन कॉन्वर and exercise of all warrants in warrant. Profit for each company are currently 1.2 million each year before interest and tax. Corporation tax rate is 50%. Assume that any new cash raised by the company will be invested to earn 10% each year before taxation. अच्छा जी, पहले उसने कहा जी जब वो आउटस्टैंडिंग है उस वक्त दोनों कंपनीज के लिए आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें। ये तो काउंटिंग का सवाल बन गया थोड़ा सा, लेकिन फाइनेंसिंग चूंकि इन्वॉल्व है तो फाइनेंसिंग का जो इफेक्ट है उसका ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट है वो एसेस करने को हमें कहा जा रहा है। तो हम कॉन्वर और वॉरन दोनों के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी हमें दोनों का गिवन है रुपीज़ इन मिलियन में 1.20। पहले कॉन्वर का खाता पूरा करें। करंटली अगर हम बात करें तो हम पार्ट B1 कर रहे हैं जी, हम B1 कर रहे हैं। तो करंटली इंटरेस्ट कितना है जी वॉरंट का? पहले वॉरंट की बात कर लेते हैं। 2.5 मिलियन का 12%। जी वॉरंट का इंटरेस्ट कितना बना? 2.5 मिलियन का 12% 0.30। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना? 0.9 मिलियन। टैक्स एट द रेट ऑफ 50% 0.45। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.45 और नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कॉन्वर के 2 मिलियन, ठीक है जी, मिलियंस में 2 मिलियन और अकॉर्डिंगली इसकी ईपीएस रुपीज़ में बता दें कितनी है? 0.45 मिलियन और 2 मिलियन, मिलियन और मिलियन करेंगे तो रुपीज़ में ही आ रही होगी वैसे पैदा है। कितनी है जी? 0.225। ये ईपीएस थी आपकी। इसी अंदाज में हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं वॉरन की। प्रॉफिट्स तो वॉरन का भी यही है। डेट कितना वॉरन का? वॉरन का कोई डेट है? वॉरन हैज 500 इक्विटी वारंट इन इशू। उसके डेट की तो कोई कहानी नहीं है ना, वॉरन के डेट की तो कोई कहानी नहीं है। तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 1.2 ही रहेगा, इसका टैक्स 0.6 होगा, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.6 होगा, इसका नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन ही है, इसकी ईपीएस इज 0.30। ये जी करंट सिचुएशन आ गई बिफोर वारंट्स इज एक्सरसाइज्ड, बिफोर डेट इज कन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर 2, अगर डेट कन्वर्ट हो जाए और अगर वारंट एक्सरसाइज हो जाए देन हाउ P&L will look like? B2 तो जनाब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो कहानी वहीं से शुरू होगी 1.2 से, लेकिन अगर डेट कन्वर्ट हो गया तो इंटरेस्ट 0,
ठीक है, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे 0 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.2 ही रहेगा। टैक्स 50% के हिसाब से 0.6 होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.6 होगा। नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू कितने होंगे? बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है जी। कितने बढ़ जाएंगे? 2 मिलियन शेयर्स पहले थे प्लस कितने नए इशू हो जाएंगे? 2.5 मिलियन का डेट है, 100 रुपीज से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट आ गए। हर डिबेंचर के बदले आपको 20 शेयर इशू करने हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियंस। तो बताइए यहां से ईपीएस क्या है जी? 0.24 और ये रुपीज में है। कॉन्वर की ईपीएस, एनी क्वेश्चन, कोई इशू जी? कॉन्वर की ईपीएस पे कोई सवाल? अच्छा जी, अब यही वर्किंग हम करते हैं वॉरेंट के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 1.2 होगा क्या? द आंसर इज नो। 1.2 तो पहले था। जब वारंट एक्सरसाइज होंगे तो नए फंड्स रेज होंगे, और नए फंड रेज होंगे तो उस पर नए एडिशनल रिटर्न आएगी 10% के हिसाब से। तो नए फंड्स कितने रेज होंगे जी? 0.5 मिलियन शेयर्स हैं, 5 रुपए के हिसाब से एक्सरसाइज होंगे तो फंड्स इन मिलियंस आ गए, ऐसा ही। 5 लाख शेयर्स के वारंट्स है ना, 5 रुपए के हिसाब से जब वो एक्सरसाइज होने का मतलब क्या है कि 5 लाख शेयर्स 5 रुपए के हिसाब से कंपनी को पैसा मिलेगा, एडिशनल इक्विटी मिलेगी। हमें कहा गया इस एडिशनल इक्विटी पे हम 10% कमाएंगे ईच ईयर बिफोर टैक्सेशन, तो जनाब वो हमारा पीपीआईटी में ऐड हो जाएगा। तो इस केस में रिवाइज्ड प्रॉफिट कहां जाता है? वारंट का रिवाइज प्रॉफिट कहां गया? 1.45। वारंट का इंटरेस्ट तो पहले ही नहीं है, आगे कैलकुलेशन हम कैलकुलेट करते जाते हैं। सॉरी 1.45, 50% टैक्स कितना बना जी? 725.725। और नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू इसके कितने होंगे आप? 2 मिलियन पहले थे और 0.5 आगे बाद में, इसके भी 2.5 मिलियन हो गए। तो इसकी ईपीएस कहाँ गई? 0.29। ठीक है जी, ये रुपीस में ईपीएस आ गई। सो हमने फाइनेंसिंग का इफेक्ट ईपीएस पे देखा। छोटी सी एक्टिविटी आपसे मैंने जो शेयर की, इसको मैं थोड़ा रिलेट कर दूं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे पॉसिबिलिटी है इसकी टेस्ट होने की। ये जो एक्टिविटी है ये हमें मैंने इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कशन में लाया कि वैसे तो आपको मैंने पिछला चैप्टर आपको एक होम असाइनमेंट के तौर पे दिया था रेशियो एनालिसिस का, इसमें भी हमने थोड़ी सी एक रेशियो का ही जिक्र किया है। हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे बाज़ का क्वेश्चन दिया जाता है, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमें डिफरेंट सोर्सेज की ऑप्शंस को वैल्यूएट करने को कहा जाता है और उनका इफेक्ट डिटरमिन करने को कहा जाता है की रेशियोज पे। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी कि हम जब फाइनेंसेस के सोर्सेज हमारे हिलते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारी की रेशियोज पे, इस केस में ईपीएस पे क्या आता है। हमें अगर किसी सिनेरियो में फाइनेंसिंग पे क्वेश्चन दिया जाए, बहुत फ्रीक्वेंट अपीयरेंस नहीं है, लेकिन हमें कहा जा सकता है कि आप से कंपनी की ये करंट सिचुएशन है, कंपनी डेट से फाइनेंस रेज करे या इक्विटी से फाइनेंस रेज करे, आप बताइए बेहतर क्या है। अपार्ट फ्रॉम अदर थ्योरेटिकल एकेडमिक डिस्कशन जो किताब में हमने पढ़ी हुई है कि डेट के फायदे, इक्विटी के फायदे, डेट के नुकसान, इक्विटी के नुकसान, हमें उन फाइनेंसिंग मैथड्स का इंपैक्ट ऑन कंपनी की रेशियोज देखना होता है। क्योंकि आपने जहन में रख रहे हैं कि आप जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हो, जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, या बल्कि जरा और स्पेसिफिक हो, जो इन्वेस्टर है, वो आपके फैसले को अवैल्यूएट करता है थ्रू देयर इफेक्ट ऑन की रेशियोज। हर इन्वेस्टर की अपनी की रेशियोज होती हैं। जैसे शेयर होल्डर्स की रेशियोज क्या है? शेयर होल्डर्स की रेशियो क्या है? अर्निंग पर शेयर, वो देखना चाहता है। और शेयर होल्डर की रेशियो पी रेशियो देखना चाहता है वो। और अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये भी शेयर होल्डर्स की रेशियो है। शेयर होल्डर्स इन रेशियो में इंटरेस्टेड होता है। इस तरह डेट इन्वेस्टर की रेशियो की बात करें,
गेयरिंग रेशियो, डेट इन्वेस्टर गेयरिंग रेशियो में इंटरेस्टेड होता है, और इंटरेस्ट कवर, डेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट कवर रेशियो में इंटरेस्टेड होता है। क्या होती है इंटरेस्ट कवर रेशियो? नहीं पता। PBIT over annual interest. The higher the interest cover ratio, the better is the company's ability to service its debts. इंटरेस्ट कवर रेशियो लो होता जाता है। डिविडेंड कवर की बात की ना, उसमें तो कोई नहीं बोला। डिविडेंड कवर का पता था सबको क्या होता है? डिविडेंड कवर क्या होता है? नहीं पता ना, फिर तुक्के मारने को नहीं कहा मैंने। सुना है कभी डिविडेंड कवर की इंफॉर्मेशन? याद नहीं। डिविडेंड कवर डिविडेंड की सिक्योरिटी टू इक्विटी इन्वेस्टर जज करता है। इंटरेस्ट कवर इंटरेस्ट की सिक्योरिटी टू डेट इन्वेस्टर कवर करता है। इंटरेस्ट पे होना आता है PBIT में। सो PBIT ओवर इंटरेस्ट कितने टाइम्स है इंटरेस्ट कवर? डिविडेंड पे होना आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से या EPS में से। सो EPS ओवर डिविडेंड पर शेयर या प्रॉफिट ऑफ टैक्स ओवर एनुअल प्रपोज डिविडेंड, वहां से डिविडेंड कवर कि सिक्योरिटी ऑफ द इनकम टू द इन्वेस्टर। इसको मेजर क्यों किया जाता है कि बिजनेस में ऊंच नीच तो आती रहती है, बिजनेस की रिटर्न में कभी इजाफा कभी कमी होता रहता है। तो इन्वेस्टर देखना चाहता है भाई अगर कोई ऊंच नीच आती है तो मैं कितना सिक्योर हूं, मेरी रिटर्न कितनी सिक्योर है। इफ इंटरेस्ट कवर इज हाई तो डेट इन्वेस्टर फील सिक्योर कि प्रॉफिट में थोड़ी कमी भी आएगी तो कंपनी के पास मेरा इंटरेस्ट देने के पैसे हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवर लो है तो फियर है कि भाई थोड़ी सी परफॉर्मेंस गिरी तो कंपनी के पास मेरा इंटरेस्ट पे करने के पैसे नहीं रहेंगे। सेम गोज फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर डिविडेंड कवर की बात करते हुए। तो ये एस्पेक्ट एक हमें आ सकता है एग्जाम में कि डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस को एवेल्युएट करना, और उस एवेल्युएशन में जैसे मैंने कहा हम देयर इफेक्ट ऑन की रेशियोज भी मेजर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेट एंड द रिक्वायरमेंट। जी कोई सवाल? यहां तक हमने डेट वैल्यूएशन पे भी बात को कवर कर लिया। बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर डिविडेंड प्रपोज या अर्निंग पर शेयर ओवर डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि EPS में से डिविडेंड पे होना है ना, EPS में से डिविडेंड पे होना है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी EPS ओवर DPS अर्निंग है आपकी 10 रुपये, डिविडेंड है 2 रुपये, ठीक है। आपका डिविडेंड कवर क्या आया? 5 रुपये, 5 टाइम्स सॉरी, वर्सेस अर्निंग है आपकी 4 रुपये और डिविडेंड है 2 रुपये, इट इज 2 टाइम्स। ये क्या बता रहा है कि भाई यहां पे क्या केस है, भाई अर्निंग में हमारा थोड़ा सा भी डिप आया तो कंपनी वोंट बी एबल टू पे द डिविडेंड, और यहां पे हमें क्या पता लग रहा है, अर्निंग में सब्सटेंशियल डिप भी आ जाए, हमारी अर्निंग हाफ भी हो जाएगी, इवन 70% भी उड़ जाएगी, 80% भी उड़ जाएगी, इवन देन कंपनी विल हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू पे 2 रुपीज डिविडेंड। तो डिविडेंड कवर बताता है कि आपकी डिविडेंड इनकम कितनी सिक्योर है, वट एवर डिविडेंड पेमेंट कंपनी इज फॉलोइंग, हाउ सिक्योर दैट इज। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, बिजनेस वैल्यूएशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो माजी में कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट कभी हुआ है, दैट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। आपको याद होगा हमने MM को डिस्कस करते हुए कहीं परफेक्ट मार्केट का जिक्र किया था, ठीक है, और वहाँ पे कुछ अजम्पशंस भी आई थी परफेक्ट मार्केट की, जिसमें एक जो की अजम्पशन हमारी रही थी कि इन्वेस्ट इन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी कंपनी इज अवेलेबल टू इन्वेस्टर एंड ऑल इन्वेस्टर इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर। ठीक है, ये हमने बात की थी कि परफेक्ट मार्केट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये था। Another characteristics could be is assumed there is no transaction cost. मतलब if you want to raise the finance, there is no issue cost involved.
If you want to redeem the finance, there is no penalty or fine. You can easily refinance from equity to debt shifting है, कोई कॉस्ट नहीं है, equity debt से equity में shifting है, कोई कॉस्ट नहीं है, ना debt redeem करने की, ना debt raise करने की. ये हमने कुछ perfect market के characteristics पे बात की थी. मतलब और भी होंगी assumption, but ये दो key points थे जो मैंने वहां पे आपसे discussion में लिए थे. Stock market efficient market hypothesis एक स्टडी की गई थी कभी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की, जिसमें डिटरमिन करने की कोशिश की गई कि स्टॉक मार्केट्स जो है दुनिया में वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंट है. तो एफिशिएंट स्टॉक मार्केट स्टडी के लिए जब एफिशिएंट स्टॉक मार्केट्स हम स्टडी करने निकले तो उससे पहले हमें एफिशिएंसी की डेफिनेशन की जरूरत पड़ी कि एफिशिएंसी से मुराद क्या है. तो स्टॉक मार्केट की एफिशिएंसी को अगर मैं अपने अल्फाज में आपसे शेयर करूं जो समझा गया, उसमें दो कीवर्ड्स हैं मेरे हिसाब से, ये शायद स्पीड एंड एक्यूरेसी का वर्ड मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा. कहीं आप पिक कर पा रहे हो? इसमें कहीं लिखा है कि एक्यूरेसी का वर्ड नहीं लिखा हुआ? एंड द रिस्पॉन्स. अच्छा, एक्यूरेसी का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है. मेरे ख्याल में ये जो जुमला है ना, ये आपका क्रक्स है स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी ऑफ द स्टॉक मार्केट से मुराद क्या है? स्पीड विथ विच इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू मार्केट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट प्राइसेस टू दिस इंफॉर्मेशन. ये बेसिक आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी की डेफिनेशन ये बिल्ड की गई. फॉर एग्जाम्पल, जो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है बिजनेस वैल्यूएशन का, अभी पिछले का लेक्चर का हमने सीखा है कि किसी भी शेयर की वैल्यू डिपेंडेंट है उस बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, फ्यूचर अर्निंग्स पे. अगर कोई कंपनी पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे, आज कंपनी फैसला करे फिजिबिलिटी देख के कि भाई एक प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है, एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टिंग अ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट मींस positive NPV will result in increase in shareholders wealth, which is measured by market capitalization of the company. ऐसे ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब पता है ना, शेयरहोल्डर्स वेल्थ, जो कंपनी के थ्रू शेयरहोल्डर्स की वेल्थ है वो उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू है. तो कंपनी के सारे शेयर की जो मार्केट वैल्यू है तो कलेक्टिवली हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं. याद हो पीछे में एक सवाल भी किया था, कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस हमने किया था. तो मैं दोबारा बात शुरू करता हूं कि अगर एक कंपनी पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे आज, मतलब फिजिबिलिटी की और डिसीजन लिया, यस वी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट. पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने का मतलब एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ विच इज मेजर्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो इट मींस एक्सेप्टिंग अ प्रोजेक्ट शुड लीड टू इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन. और मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा कहां से आएगा? थ्रू एडजस्टमेंट इन शेयर प्राइस. अब आओ यहां पे, कंपनी स्पीड विद विच इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द मार्केट. कंपनी ने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया, हाउ क्विकली दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द मार्केट. और मार्केट को अवेलेबल होने से मुराद इन्वेस्टर के नॉलेज में आना, इन्वेस्टर के नॉलेज में आना, क्योंकि मार्केट में कोई प्राइस टैग थोड़ी लगने होते हैं. इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के नॉलेज में आती है और इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. थ्रू दोज डिसीजंस प्राइसेस एडजस्ट हो जाती है मार्केट में. जैसे इंफॉर्मेशन है, कंपनी ने पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, उस ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जिसकी एनपीवी 400 मिलियन पॉजिटिव है. तो इन्वेस्टर क्या करेगा? उस पॉजिटिव एनपीवी का इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस मेजर करते हैं. कभी 400 मिलियन पॉजिटिव एनपीवी का मतलब कंपनी में 200 मिलियन शेयर इन इशू है, इसका मतलब ₹2 पर शेयर बढ़नी चाहिए, फौरन खरीदने निकल पड़ेंगे लोग. अभी तो ₹40 का शेयर है, ये 42 पे जाने वाला है, फटाफट खरीद लो. तो थोड़े से इन्वेस्टर ने बाय किया, फौरन 42 पे हो गया, अब रुक गया इन्वेस्टर. जब भी 42 पे तो चला गया, और 42 पे ही जाना था इसने, इसकी वर्थ 42 ही बनती थी, तो लोग रुक गए. तो मार्केट में इंफॉर्मेशन आई, इन्वेस्टर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंची, इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हैं तो प्राइसेस
उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, प्राइस मूवमेंट में वो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये है एक, हम कहते हैं मार्केट एफिशिएंसी का प्रोसेस। और कोई स्टॉक मार्केट कितनी एफिशिएंट है ये डिपेंड करेगा स्पीड कितनी है इंफॉर्मेशन कैप्चर होने से लेके प्राइस रिस्पॉन्स तक। और रिस्पॉन्स की एक्यूरेसी भी मुझे लगता है यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था, इस रिस्पॉन्स में से कवर होता है, एंड द एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी से मुराद कि 400 मिलियन की पॉजिटिव एनपीवी, 200 मिलियन शेयर्स इन इशू, तो प्राइस 2 रुपए ही बढ़े, 2 रुपए 10 पैसे ना बढ़ जाए या 1 रुपए 90 पैसे ना बढ़े। एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेटली प्राइस एडजस्ट होती है, कितनी एक्यूरेटली प्राइस उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करती है अपनी मूवमेंट में। ठीक है, तो दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस वाज डिफाइंड एज स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी। और इस क्राइटेरिया को सामने रख के डिफरेंट स्टॉक मार्केट को स्टडी किया गया दुनिया में, और इसकी बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसीज डिटरमिन की गई कि 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी हैं। एक वीक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी, एक सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी, और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी। 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसीज वर डिटरमिन्ड कि भाई 3 तरह की इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी हमें नजर आती है स्टॉक मार्केट में, नजर तो नहीं आती लेकिन ये 3 क्राइटेरिया, 3 टाइप्स आइडेंटिफाई की गई। वी टेक अ 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या है और ये किस तरह हमें बिजनेस वैल्यूएशंस में हमारे लिए ये यूजफुल है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वी टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पे बात कर रहे थे, उसमें मैं स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी से मुराद क्या है उसको हमने देखा। और जब ये इस एफिशिएंसी को की डेफिनेशन को अप्लाई किया क्या दुनिया के डिफरेंट मार्केट्स पे, तो 3 टाइप्स की एफिशिएंसीज को ऑब्जर्व किया गया या स्टैब्लिश किया गया, मुझे लगता है कहना ऐसा चाहिए कि ऑब्जर्व तो नहीं तीनों की तीनों हुई, लेकिन स्टैब्लिश किया गया कि 3 तरह की इंफॉर्मेशन एफिशिएंसीज हैं। सबसे पहले वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी से मुराद है कि स्टॉक मार्केट जो है वो कंपनी के फ्यूचर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करने में फेल हो जाती है। कंपनी में स्टॉक मार्केट में जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मतलब मैं तो कह रहा था ना कि कंपनी ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, इट मींस इंक्रीज इन वेल्थ थ्रू इंक्रीज इन शेयर प्राइस। लेकिन स्टॉक मार्केट इतनी इनएफिशिएंट है कि वो ये इंफॉर्मेशन कैप्चर ही नहीं कर पाई कि कंपनी ए ने पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया, डिसीजन हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस खड़ा हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हुई तो लोगों को पता लगा कंपनी ने तो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है। फिर लोगों ने पूछा कौन सा प्रोजेक्ट, कितनी रिटर्न, कितनी एनपीवी, ओनली देन प्राइसेस मूव्ड। जब इंफॉर्मेशन हिस्ट्री बन गई हुई है, प्रोजेक्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन हिस्ट्री बन चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिश होकर मार्केट में आई तो प्राइसेस में चेंज आया। तो कहा जाता है कि ये वीक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी है। स्टॉक मार्केट ने कंपनी के फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं की, उस पर प्राइसेस चेंज नहीं हुई। इंस्टेड स्टॉक मार्केट में जब पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन आई जो कि हिस्ट्री होती है, उस इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में मार्केट में अगर प्राइसेस बदल रही हैं, इसका मतलब स्टॉक मार्केट इज शोइंग वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी क्या है कि जब प्रोजेक्ट कंपनी ने एक्सेप्ट किया, लेट्स अज्यूम ये एक्सेप्टेंस का डिसीजन लिया गया 27 सितंबर को दोपहर 12 बजे बीओडी की मीटिंग में, और इसकी प्रेस रिलीज बना के एज पर पीएसएक्स रूल्स स्टॉक एक्सचेंज को फैक्स या ईमेल कर दी गई कि हमने एक पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है, और वो इंफॉर्मेशन पीएसएक्स की वेबसाइट पे फॉर इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स अवेलेबल होगी। इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन का पब्लिक हो जाना। तो अगर स्टॉक मार्केट में प्राइस चेंज आया, इंफॉर्मेशन पब्लिक होने के बाद आया,
तो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट इज शोइंग सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब डिसीजन लिया गया 12 बजे, 12:10 पे डिसीजन ईमेल किया गया स्टॉक एक्सचेंज को, और 12:15 पे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे वो डिसीजन अपलोड हुआ, और 12:15 पे शेयर प्राइस मूव की उस इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में। तो हम कहते हैं जी प्राइस में जो चेंज आया वो इंफॉर्मेशन पब्लिक होने के बाद आया। इट मीन स्टॉक मार्केट इज शोइंग सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। थर्ड फॉर्म जो कि सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल फॉर्म है, रियल लाइफ में इसकी कोई एग्जाम्पल देखी नहीं गई, ये एक थ्योरेटिकल इन्होंने समझो एक चीज स्टैब्लिश की कि जब डिसीजन लिया गया 12 बजे, 12 बजे ही प्राइस बदल गई। ठीक है जी, 12 बजे डिसीजन लिया गया, 12 बजे अगर प्राइस बदल गई है तो हम कहते हैं ये स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी पे यहां पे एक चीज जो आपको समझनी है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि डिसीजन लिया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग कब होती है? जब इंफॉर्मेशन रिमेन्स विद लिमिटेड पर्सन फॉर सम टाइम, और उस लिमिट फॉर सम टाइम के दौरान उसको मिस यूज कर लें लोग। जैसे 12 बजे डिसीजन लिया गया, अब मुझे पता है प्राइस ने 12:15 पे चेंज होना है, तो 12 से लेकर 12:15 की विंडो है जिसमें मुझे अगर 12 बजे इंफॉर्मेशन मिल गई है मैं शेयर बाय करूंगा, और 12:15 पे प्राइस जब बढ़ेगी मैं बेच के इनसाइडर ट्रेडिंग का बेनिफिट लूंगा। इनसाइडर ट्रेडिंग यही है ना, लेकिन ये पॉसिबल है सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट में। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली बाय द वे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, इंफॉर्मेशन एफिशिएंट मार्केट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया में जो ज्यादातर मार्केट हैं वो वीक से सेमी स्ट्रॉन्ग के बीच में है। वीक और सेमी स्ट्रॉन्ग के बीच में दुनिया की ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी आप कह सकते हैं एक आइडियल हाइपोथेटिकल मार्केट है, और आप कह सकते हैं कि एक ये बेंचमार्क है लॉन्ग टर्म के आइडली अगर स्टॉक मार्केट जहां पे पहुंच जाए तो शायद दिस इज द बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड इन्वेस्टर। तो ये जी कहानी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इस पे हमें सवाल भी थ्योरेटिकल भी आए हुए हैं, लेकिन वो पुराने हैं, अब तो नहीं आएंगे, अब तो किताब हमारे पास होती है, बट इसकी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन भी थोड़ी सी बन जाती है। तो हम एक छोटा सा केस हमारे पास है, पेज 318 को एग्जाम्पल बनी हुई है, हम उसको वॉक थ्रू जरा उस एग्जाम्पल का करते हैं। पेज 318 के अपर हाफ में आ रही है। इस एग्जाम्पल को जरा वॉक थ्रू करें, इसमें से इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। अ कंपनी डिसाइड्स टू अंडरटेक अ मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट विल बी in a 5-year project and over the course of 5 years. The company directors believe that the net profit will add 125 million to the value of the company's share. They believe कि भाई value of share में इतना इजाफा आएगा। The company made the decision to invest on 1st October, year 1, and the first year of profits from the investment will be year 2. It announces the investment and expected benefits to stock market on 1st December. 1st अक्टूबर को डिसीजन हुआ, 1st दिसंबर को उसने अनाउंसमेंट की स्टॉक मार्केट को। It is assumed that stock market investors believe the company's estimate that the project will add 125 million to the share value. तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ने भी इनकी स्टेटमेंट पे बिलीव किया। अब इसके मुताबिक क्या होगा? If the stock market has strong form of efficiency, the company's share price should go up on 1st अक्टूबर, जिस दिन डिसीजन लिया। और कितनी अप जाएगी? मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड गो अप बाय 125 मिलियन। अगर कंपनी की स्टॉक मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग है तो फिर इंफॉर्मेशन द प्राइस शुड गो अप ऑन 1st दिसंबर, जब इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई ऊपर जाएगी, और ऊपर कितनी जाएगी? उतनी ही 125 मिलियन से ऊपर जाएगी। बिटवीन 1st अक्टूबर एंड 1st दिसंबर द इंफॉर्मेशन इज इनसाइडर। तब तक ये इंफॉर्मेशन इनसाइडर रही है। इनसाइडर इससे कोई फायदा उठा सकता है, मार्केट में प्राइस नहीं लेगी, क्योंकि मार्केट में प्राइस तब मिलेगी जब स्टॉक मार्केट जब पब्लिक की जाएगी इंफॉर्मेशन। वीक फॉर्म, इफ द स्टॉक मार्केट डिस्प्लेज वीक फॉर्म एफिशिएंसी द शेयर प्राइस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द अनाउंसमेंट ऑन 1st दिसंबर, year 1. The share price will eventually respond after each of the next 5 years when the actual historical profits of the company, including the profit from the new investments, are announced. हर साल उस नए प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स का इफेक्ट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आएगा तो हर साल पब्लिश्ड रिजल्ट्स के मुताबिक मार्केट में प्राइस चेंज होगी। ग्रेजुअल चेंज आएगी, एकदम शायद ना आए। यह है जी कहानी। जी कोई सवाल?
अच्छा, इस एरिया पे एक हमारे पास पास पेपर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 3, हम उसको देखते हैं. इट इज़ अवेलेबल ऑन पेज नंबर 339, पेज नंबर 339. ये पास पेपर का सवाल है शायद, इफ आई रिकॉल करेक्टली. तो पेज 339 पे आएँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसका जो पार्ट ए है ना, वो तो वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट पार्ट ए, क्योंकि वो तो है जी एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ EMH एंड ईच ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड द डिग्री टू विच एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल एविडेंस सपोर्ट्स देम. ये सारी बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ. एम्पिरिकल एविडेंस कहती है कि दुनिया की ज़्यादातर स्टॉक मार्केट वीक से सेमी स्ट्रॉन्ग के बीच है. ये सारी बात हम ये डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में. मैं आपसे पार्ट बी जो छोटा सा न्यूमेरिकल है इस पर बात करता हूँ. अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेक्स अ डिसीजन ऑन 1st May to invest in a new project that will have an NPV of 4 million. The decision is announced to the stock market on 12th May. The company has 50 million shares in issue and at close of trading on 30th April, these had a market value of 4 rupee each. 30th April को 4 रुपये का शेयर था, टोटल 50 मिलियन शेयर थे. 1st May को डिसीजन हुआ, 4 मिलियन की NPV पॉजिटिव है और डिसीजन 12 मई को पब्लिक किया गया. हमसे कहा गया है स्टेट व्हाट वुड हैपन to the share price of the company if the stock market has weak form of efficiency. जी, इस डिसीजन का इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे क्या आएगा? क्या है जी डिसीजन हमारा? नो चेंज. प्राइस विल नॉट चेंज अनलेस द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर पब्लिश्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट वीक है तो शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं है until and unless इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स इसके पब्लिश हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो क्या होगा? शेयर प्राइस विल गो अप ऑन 12th May. 12th May को शेयर प्राइस ऊपर जाएगी. कितनी ऊपर जाएगी? 4 मिलियन डिवाइडेड विद 50 मिलियन. कितनी ऊपर जाएगी जी? 0.08. मतलब प्राइस जो है 4 रुपये से 4.08 पे चली जाएगी. ठीक है, कब जाएगी? 12 मई को. और अगर स्टॉक मार्केट स्ट्रांग है तो क्या होगा? 1st May को ही प्राइस ऊपर चली जाएगी यही 0.08 से. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑफ द स्टॉक मार्केट क्या है और उसको हम कैसे बिजनेस वैल्यूएशन के थ्रू लिंक कर सकते हैं. बेसिकली प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की चेंज में ट्रांसलेट हो जाती है थ्रू चेंज इन शेयर प्राइस. जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं. अभी तक हमने बिजनेस वैल्यूएशन की जो डिस्कशन की वो हमने ये बात की कि मैं एक बिजनेस बाय करना चाहता हूं या मैं एक बिजनेस सेल करना चाहता हूं तो एक स्टैंड अलोन बिजनेस को वैल्यू कैसे किया जाना चाहिए. डिफरेंट टूल्स हमने डिस्कस किए, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, मार्केट या इनकम बेस्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन एंड कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन. कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन में हमने SV अप्रोच भी देखी और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इन्वेस्टर अल्टरनेटिव अप्रोच भी देखी. ये इक्विटी वैल्यूएशन की कहानी थी, डेट वैल्यूएशन को भी डिस्कस कर लिया. अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की तरफ जाते हैं जिन सर्कमस्टांसिस में हमें वैल्यूएशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन. वैल्यूइंग फॉर मर्जर हैज सम एडिशनल कंसिडरेशन. बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ लिए, बट इट विल हैव सम एडिशनल कंसिडरेशन. वैल्यूइंग एक्विजिशन विल हैव सम एडिशनल कंसिडरेशन. तो अब हमने जो बेसिक सीख लिया उसके साथ हम इन ट्रांजैक्शन को समझते हुए एडिशनल कंसिडरेशन को बीच में लाते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यूएशन की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या अपडेट्स या फर्दर ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. तो मर्जर और एक्विजिशन के बारे में वी आर आई थिंक क्लियर. मर्जर क्या होता है? दो बिजनेसेस का मिलना. और एक्विजिशन क्या होता है? एक बिजनेस के दूसरे को अब्जॉर्ब करना. मर्जर में जनरली समझा जाएगा शायद कि दो बिजनेसेस मिलेंगे और तीसरी एंटिटी एक बन जाएगी शायद, और एक्विजिशन में एक बिजनेस की आइडेंटिटी खत्म होगी और दूसरे में अब्जॉर्ब हो जाएगा. ये तो एकेडमिक डेफिनेशन है, बट रियल लाइफ में मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं
को उनको आइडेंटिफाई करना कि ये मर्जर है या एक्विजिशन है मुश्किल हो जाता है। और एट टाइम इंटेंशनली उन ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को थोड़ा हाइड किया जाता है, क्योंकि मर्जर के केस में लगता है इक्वल फुटिंग पे दो कंपनीज मिल रही हैं, एक्विजिशन के केस में लगता है कि एक कंपनी दूसरी को खा रही है। तो शायद जो टारगेट कंपनी होती है उसकी शेयर होल्डर्स की ईगो हर्ट होने का चांस होता है अगर एक्विजिशन अनाउंस किया जाए। कभी ए बी को खरीद रही है, मैं बी का शेयर होल्डर हूं, तो मेरी थोड़ी ईगो हर्ट होगी कि भाई मेरी कंपनी इतनी छोटी थी को खरीद के ले गया। तो नॉर्मली मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, इसको एज अ मर्जर ही प्रमोट किया जाता है, बेशक वो एक्विजिशन हो। ठीक है, एट टाइम ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि भाई स्ट्रक्चर ऐसे किया जा रहा है ट्रांजैक्शन को, शेयर्स इसके शेयर उसको चले जाए, उसके इसको चले जाए, इसके बदले इतने मिल जाए, उसके बदले इतने मिल जाए, तो एट टाइम डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये मर्जर है या एक्विजिशन है। और एट टाइम इसकी आइडेंटिटी खुद छुपाई जाती है कि हम इसको भी मर्जर ही अनाउंस करते हैं। सो हम प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं तो मर्जर और एक्विजिशन की टर्म्स का एट टाइम हम इंटरचेंजली भी बोल जाते हैं कि भाई मर्जर ट्रांजैक्शन है, एक्विजिशन ट्रांजैक्शन है। तो बहरहाल एकेडमिक डिफरेंस रहता है जी। बट ज़रूरी नहीं होता, मैं बता रहा हूँ कि कुछ हिडन उसकी फ्रेम ऐसी, उसकी ट्रांजैक्शन की जो स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जाता है कि आपको बात का क्लियर नहीं होता कि हो क्या रहा है। फेज फाइंड कर दिए जाते हैं कि आपको क्लियर नहीं हो पाता कि ये मर्जर है या एक्विजिशन है। हम इसलिए मैं कहूँगा इसमें इसकी बहुत डिबेट में हम जाते ही नहीं हैं। ठीक है, इसी डिबेट में हम जाते ही नहीं है कि ये मर्जर है एक्विजिशन है। दोनों ट्रांजैक्शंस का केस जो है उसको डीलिंग हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन हम अंडर एक ही हेडिंग, हम डिफरेंट नोयत की ट्रांजैक्शन के लिए आते डिस्कस करेंगे। अंडर हेडिंग ऑफ मर्जर, अंडर हेडिंग ऑफ एक्विजिशन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम कि भाई ये दो कंपनीज का मिलना इस तरह भी हो सकता है, दो कंपनीज का मिलना इस तरह भी हो सकता है, हम इसको मर्जर एक्विजिशन की हेडिंग नहीं देंगे। हम दो कंपनीज के मिलने को की मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन डिफरेंट रख लेंगे विदाउट गिविंग देम द नेम। अच्छा, मर्जर एक्विजिशन के अलावा एक ये भी केस होता है कि दो कंपनीज मिले ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी के सिर्फ एसेट्स बाय कर ले, गुडविल ना ले। ये भी एक केस होता है कि बजाय उसके नाम को एब्जॉर्ब किया जाए, सिर्फ एसेट्स को भी बाय किया जा सकता है। दैट डिपेंड कि बायर सेलर की नीड क्या है और किस चीज़ पे लॉक कर पाते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, अब ये बेसिकली मर्जर एक्विजिशन है क्या? वाई कंपनीज दे गो फॉर मर्जर एक्विजिशन? मर्जर या एक्विजिशन इनफैक्ट ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, और ये अल्टरनेटिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं टू ऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब मेरी एक कंपनी से मैं टेक्सटाइल मिल चलाता हूं, मैं से टेक्सटाइल को ही बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं। ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनिक ग्रोथ, मैं एक ग्रेजुअली एक्सपेंड करूं टेक्सटाइल बिजनेस को, ग्रेजुअली एक्सपेंड करूं, थोड़ी सी साथ लैंड ले लूं, बिल्डिंग बना लूं, प्लांट लगा लूं, फिर 2-4 साल बाद फिर पीस ऑफ लैंड, देन बिल्डिंग, देन प्लांट, ग्रेजुअली एक्सपेंड करूं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि मैं एक पूरी टेक्सटाइल मिल एक्वायर कर लूं। दिस इज ग्रोथ बाय एक्विजिशन। ठीक है, तो एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक है ग्रोथ बाय एक्विजिशन। ये दो डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ, जैसे मैंने बोला कि हम ऑर्गेनिकली अपने इंटरनल रिसोर्स के साथ और ग्रेजुअली अपने इदारे को ग्रो करें, स्टैब्लिश करें और उसको फिर लॉन्च करें और प्रॉफिट्स में लेके आएँ। अल्टरनेटिव इज चलता हुआ कारोबार एक्वायर करें। दे बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो हम पहले क्विकली ग्रोथ स्ट्रेटजी के, अब ये अच्छा, ये हमें ना अब याद नहीं करनी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये चीज़ें हमें एग्जाम में सारी किताब हमारे पास होती है, लेकिन हमें एग्जाम में बात का स्टोरी ऐसी दी जाती है जिनमें कुछ फैक्टर्स, कुछ वेरिएबल्स का जिक्र किया जाएगा, और अगर उन पर हमारी नो हाउ अच्छी नहीं है तो हम केस स्टडी को अच्छा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, केस को अच्छा नहीं समझेंगे तो उसके रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इनको पढ़ना है और समझना है, सिर्फ रटा नहीं लगाना। बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स इनके समझने हैं, और एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें हो सकता है ये नॉलेज हमारे काम आएगा। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ अलाउज, अब ये कंपैरिजन हो रहा है ग्रोथ बाय एक्विजिशन से, कि मैं, चले हम इसको इस तरह लेते हैं, मैं टेक्सटाइल मिल में हूं, मैंने सीमेंट के बिजनेस में जाना है। ऑप्शन नंबर 1, मैं अपनी सीमेंट की फैक्ट्री खुद लगाऊं। ऑप्शन नंबर 2, एक चलता हुआ सीमेंट का प्लांट बाय कर लूं। ठीक है, अब हम इन दोनों के कंपैरिजन में समझिए। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का फायदा क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ अलाउज प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इन लाइन विद स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी।
ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट की तरफ चलते हो और आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते जाते हो। तो भाई हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस और नया बिजनेस, इनको अलाइन करते हो कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स में ये फिट बैठे। इट इज लेस रिस्की बिकॉज इट इज डन ओवर टाइम, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, द कॉस्ट इन ऑर्गेनिक ग्रोथ इज लोअर, organic growth avoids problems of integrating new acquired companies, as integration is often difficult process due to cultural differences between the two companies, and immediate pressure on current management resources to learn and manage new business will be avoided. ये आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ के फायदे हैं। अब इसमें से कौन सा फायदा यू थिंक रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, पूछिए जरा। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ में से कौन सा फायदा है विच यू थिंक रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन? जी, किसी स्टूडेंट को रीड थ्रू कीजिए। कोई पॉइंट आपको लगता है नहीं समझ नहीं आया, ये फायदा कैसे है, करो। बाकी भी बैठे हैं। तो इसकी कॉस्ट कैसे होगा? आप जब एक चलता हुआ कारोबार खरीदते हो ना, चलते हुए कारोबार को खरीदने के लिए आपको गुडविल की कीमत पे करनी पड़ती है। और जब आप, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम, एक्विजिशन प्रीमियम, जब आप कारोबार खुद बना रहे हो तो आप टेंजिबल एसेट्स की कीमत पे करते हो एंड देन यू इन्वेस्ट टाइम टू जनरेट दैट गुडविल, टाइम एंड एफर्ट, वो गुडविल आप अर्न करते हो। जी, कोई और पॉइंट? डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज, रीड थ्रू कीजिए। इनमें कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आता पूछिए। ये कह लीजिए वो एडवांटेजेस थे ऑर्गेनिक ग्रोथ के, तो वो समझे डिसएडवांटेजेस हो गए एक्विजिशन के। ये डिसएडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ के, तो ये एडवांटेजेस हैं आपके एक्विजिशन के, मोर और लेस। और इसके अलावा एडिशनल फैक्टर्स भी आएंगे। इसमें कोई पॉइंट आपको लगता है कि यू आर अनएबल टू रिलेट? जी जी, थर्ड एंड फोर्थ सेम बात करें। ऑर्गेनिक ग्रोथ माइट रिजल्ट इन लो मार्केट पावर एज कंपेयर टू एक्विजिशन स्ट्रेटजी। ऑर्गेनिक ग्रोथ मे गिव लेसर कंपेटिटिव एज कंपेयर टू एक्विजिशन। मार्केट पावर एंड कंपेटिटिव एज, हाँ कह सकते हैं, मिलती जुलती बात ही है। और पॉइंट नंबर 3 और 4 में बात कुछ मिलती जुलती ही लग रही है। वहाँ पे तो फिर वैसे रिपोर्ट हो जाएगा ना आपका, कंपटीशन कमीशन को रिपोर्ट हो जाते हैं मामला। ये आपके ड्रॉबैक है आपका ग्रोथ बाय एक्विजिशन का, कि आप एक्विजिशन से ग्रो करोगे, आपका साइज इतना बड़ा हो जाए, शायद आप इतने बिगर प्लेयर बन जाओ, शायद कि आपकी रिपोर्ट हो जाए कंपटीशन कमीशन को, SECP को, जो अथॉरिटीज़ हैं। ये जी वही अब ग्रोथ बाय एक्विजिशन के एडवांटेजेस जो कुछ वहीं से ही आप कह सकते हैं कि खींचे गए हैं, और ग्रोथ बाय एक्विजिशन के ड्रॉबैक्स। रीड थ्रू दीज। इसमें कोई पॉइंट है जो आपको लगता है विच विल रिक्वायर सम एक्सप्लेनेशन?
The advantages and disadvantages of acquisition. मैं फिर आपको याद करा दूं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन आर बीइंग यूज्ड हियर इंटरचेंजेबली. अब नोट्स में भी इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं. इट्स नॉट नेसेसरली कि ये मर्जर के फायदे लिखे हुए हैं, ग्रोथ बाय मर्जर, ग्रोथ बाय एक्विजिशन को प्रेफरेंस चीज़ है. ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं हमारे नोट्स में भी यहाँ से ऑनवर्ड. जी, टेक ओवर इज एक्विजिशन. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मर्जर. ये टर्म सुनी हुई है आपने? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन. फेमिलियर जिन टर्म से हम. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या क्या फ़ायदा है? मार्केट पावर बढ़ती है. यू हैव अ बेटर प्रोडक्ट मिक्स. ठीक है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यू मे हैव सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यू मे हैव सम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप. इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? चलो ये बताओ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में दो कंपैटिटर्स के आपस में मिलने से इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आएंगी? बिल्कुल ठीक है. वन वे टू डिराइव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हेन द टू कंपनीज विल कंबाइन, दे विल बिकम अ बिगर मार्केट player. They will buy larger quantities of raw material, so they will be able to buy at a cheaper rates. Economies of scale. Economies of scope क्या होता है? जब दो कंपेटिटर आपस में मिलेंगे, then they will not require two separate market campaigns, two separate distribution network. कंपनी एक बन गई ना, तो जो डिफरेंट फंक्शंस की डुप्लीकेशन है खत्म करेंगे आप, उससे भी कॉस्ट में कमी आएगी. ठीक है. आपस में पहले कंपीट करते थे, मुकाबले में इश्तिहारबाजी होती थी. अब यू विल नीड ओनली वन मार्केटिंग कैंपेन एंड दैट टू विल बी विद रिड्यूस्ड बजट. दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप. सो ये जनाब आपके एडवांटेजेस हैं. और डिसएडवांटेजेस के जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भी कंपटीशन अथॉरिटी को रिपोर्ट हो सकती है अगर आपका साइज ना बढ़ गया. वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा क्या है? दिस इज वर्टिकल इंटीग्रेशन कि आपका सप्लायर और कस्टमर आपस में जुड़ गए ना, तो इस इंटीग्रेशन का फायदा है कि यू कैन हैव बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यू कैन एलिमिनेट इंटरमीडिएट मार्जिन्स. पहले कहीं बायर और सेलर में, सप्लायर और बायर में ब्रोकर कहीं होता था. जब मिल गए, एक एंटिटी बन गई तो ब्रोकर निकल गया, मार्जिन इंप्रूव हो गए. दूसरा, जब आप मिल गए बायर और सप्लायर, तो इन्वेंट्री सप्लाईज की रिलायबिलिटी बढ़ गई. इन्वेंट्री सप्लाईज की रिलायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मैंने अपनी ही कंपनी से जब माल खरीदना है तो आई हैव मोर ट्रस्ट कि मुझे टाइमली सप्लाई मिलेगी. और जब मुझे सप्लायर पे रिलायबिलिटी है, देन आई कैन अफोर्ड टू कैरी लेसर स्टॉक लेवल. प्रॉफिटेबिलिटी वहां से भी बढ़ जाती है. ठीक है. वर्टिकल इंटीग्रेशन से ये कुछ फायदे आते हैं. कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? अनरिलेटेड बिजनेसेस का मिलना आपस में, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट. और इसकी मेन रीजन रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट रिडक्शन, मैनेजमेंट, सेम मैनेजमेंट, लार्जर बिजनेसेस को मैनेज करें, इंप्रूव्ड रेवेन्यू थ्रू ब्रांड इमेज. आप जब कॉन्ग्लोमरेट बन जाते हैं तो आपकी कंपनी का इमेज जो है वो थोड़ा सा
एनहेंस हो जाता है कि ये भाई एक बड़ी ग्रुप कंपनी है, इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो दैट लार्जर बिगर ब्रांड इमेज अट्रैक्ट्स लार्जर कस्टमर बेस, तो वहां से आपको इंप्रूव्ड रेवेन्यूज भी मिलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में। अच्छा जी, हम ये तो इन जनरल हमने बात की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, और हमने ये भी बात की कि मर्जर या एक्विजिशन एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हैज सम अदर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। ग्रोथ के अलावा मर्जर एक्विजिशन में देयर आर सर्टन अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। ये उसी में से कुछ में भी वहीं से एक्सट्रैक्ट हुए हों, लेकिन फिलहाल जो इन पॉइंट्स पे मैं लेके आगे चलना जा रहा हूं वो ये है सिनर्जी, विच इज अ वेरी की रीजन फॉर एनी मर्जर और एक्विजिशन ट्रांजैक्शन टू हैपन। बाकी सारी चीजें हम पहले डिस्कस करके आए, मुझे लगता है कि क्विक एंट्री टू न्यू मार्केट इंडस्ट्री, टू acquire target company staff and the know-how, to achieve diversification, a defense mechanism to prevent being taken over। इस पे बात हुई पीछे नहीं हुई, ये नई चीज आई है। अ मीन्स ऑफ इंप्रूविंग लिक्विडिटी, ये समझ आती है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है मर्जर एक्विजिशन से। एक कैश रिच कंपनी से आप मिलोगे तो लिक्विडिटी बिजनेस की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। इंप्रूव एबिलिटी टू रेज फाइनेंस, दो कंपनीज के मिलने से एसेट बेस बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी एसेट बेस बढ़ने से आपकी डेट कैपेसिटी बढ़ जाती है कंपनी की। हम आते हैं सिनर्जी पे, पहले नहीं इसको खत्म कर लें बात। डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट बीइंग टेकन ओवर। ये बात हमारी आगे आनी है, ये बात हमारी आगे आनी है, इसको होल्ड कर लें जी, इस पॉइंट को होल्ड कर लें। आगे हमारी डिस्कशन में ये पॉइंट आने वाला है, आज ही शायद आने वाला है, इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं फिलहाल सिनर्जी पे बात करना चाह रहा हूँ। ये एक बहुत मेजर जस्टिफिकेशन होती है। रीजन तो शायद ये भी हैं, रीजन तो शायद ये भी हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मर्जर एक्विजिशन की जस्टिफिकेशन यहां से निकलती है कि भाई सिनर्जी मिलेगी तो ही मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन will make sense. And what is synergy? 2 + 2 5 जो हम सुनते हैं, synergy is 2 + 2 5। तो synergy कहां से आ सकती है? दो बिजनेसेस के मिलने से रेवेन्यू सिनर्जी आती है, मतलब 2 + 2 5 हो जाता है रेवेन्यू उनका। दो बिजनेसेस के मिलने से कॉस्ट सिनर्जी आती है, मतलब 2 + 2 3 हो जाता है रेवेन्यू। और दो कंपनी के मिलने से फाइनेंशियल सिनर्जी आती है। फाइनेंशियल सिनर्जी क्या है? ये उसके फैक्टर्स हैं। रेवेन्यू सिनर्जी के बारे में जरा बताइए, 2 + 2 5 कैसे होगा? मतलब एक कंपनी का रेवेन्यू 2 रुपए है, दूसरे का रेवेन्यू 2 रुपए है, दोनों मिलेंगे तो रेवेन्यू 5 कैसे हो जाएगा कंबाइंड कंपनी का? बेटर प्रोडक्ट मिक्स, इंप्रूव्ड ब्रांड इमेज, बेटर मार्केट पावर, एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से 2 + 2 5 हो जाता है रेवेन्यू। दो कंपनीज मिलती हैं तो दोनों का रेवेन्यू सिंपली 2 + 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, वो 5 हो जाएगा। कॉस्ट सिनर्जी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, दो कंपनीज के मिलने से बेस्ट प्रैक्टिसेस की एडॉप्शन से भी कॉस्ट सेविंग लाते हो आप। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अलहदा है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अलहदा है, देन बेस्ट प्रैक्टिसेस को। एक कंपनी बेस्ट प्रैक्टिस पे चल रही है, दूसरी नहीं चल रही, दोनों मिलेंगे तो दूसरी भी बेस्ट प्रैक्टिस पे आ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट नीचे आ गई। कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम एक का अच्छा है, दूसरी का अच्छा नहीं है, मिले तो दोनों ने बेस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, नीचे आ गई कॉस्ट। फाइनेंशियल सिनर्जी, डाइवर्सिफिकेशन से आपकी अर्निंग की वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ये हम बात पीछे करके आए हैं। कैश स्लैक, अगर किसी एक बिजनेस के पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है तो दैट सरप्लस कैश कैन बी यूटिलाइज्ड इन एन एक्विजिशन ट्रांजैक्शन। एक कंपनी के शेयर होल्डर को पे ऑफ करके रिटायर करो और बिजनेस एक्वायर कर लो, सो सरप्लस कैश, कैश लैक मतलब सरप्लस कैश, उसका एक प्रोडक्टिव यूज है यहां पे। टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एक कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, दूसरी कंपनी के पास बेतहाशा टैक्स लॉसेस पड़े हुए, दोनों मिल जाएंगे तो टैक्स लॉसेस को अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट करो, टैक्स सेविंग ले लो, टाइम बेनिफिट उनका उठाओ। आप खुद चलते चलते एक कंपनी लॉसेस वाली कभी पता नहीं इनको क्लेम कर पाए ना कर पाए, तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी से मिलने में टैक्स लॉसेस क्लेम हो सकते हैं। डेट कैपेसिटी की बात मैंने आपसे अभी शेयर की, ये भी फाइनेंशियल सिनर्जी है। इसमें सिर्फ डेट कैपेसिटी नहीं बल्कि आ जाती, यू बिकमिंग बिगर कस्टमर, यू आर एबल टू नेगोशिएट बेटर रेट्स विद द बैंक।
डिपॉजिट के रेट्स भी बेहतर निगोशिएट कर लेते हो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, और बोरिंग के रेट भी बेहतर निगोशिएट कर लेते हो व्हेन इट कम्स टू बोरिंग। तो ये फाइनेंशियल सिनर्जी की कुछ कहानियां हैं, और बॉटम लाइन यही है, नो वट एवर द अदर रीजन कुड बी फॉर मर्जर एक्विजिशन डिसीजन, नो डिसीजन विल बी अप्रूव्ड अनलेस इट इज जस्टिफाइड बाय द सिनर्जीज। अगर सिनर्जी नहीं है किसी डिसीजन में, किसी मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन में, बाकी जो कहानियां एडवांटेज डिसएडवांटेज की वो सारी पीछे रह जाती हैं। सिनर्जी विल बी द foremost important factor behind the approval of any merger or acquisition transaction। हमारी इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी सिनर्जी पे, इसकी वैल्यूएशन, इसकी कैलकुलेशन। जब आप मर्जर एक्विजिशंस के लिए बिजनेस वैल्यूएशन करते हो तो सिनर्जी की कैलकुलेशन उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि सिनर्जी की कैलकुलेशंस और उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन में बिड या ऑफर वैल्यूज डिटरमिन नहीं की जा सकती। अच्छा, ये भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। आल्दो हमने कहा मर्जर एक्विजिशन एक काफ़ी वाइडली यूज ग्रोथ स्ट्रेटजी है, इसके सर्टेन बेनिफिट्स भी हैं, बट ये भी देखा गया है कि दुनिया में ज़्यादातर मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस फेल हो जाती हैं, और फेल से मुराद है व्हेन दे फेल टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब मर्जर ट्रांजैक्शन या एक्विजिशन ट्रांजैक्शन का फेलियर ये मतलब नहीं है कि कंपनी लिक्विडेट होकर बंद होगी। मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन की फेलियर का मतलब है व्हेन द कंपनीज दे फेल्ड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे मैंने कहा, दो कंपनीज ने मिलते हुए फिजिबिलिटी जब बना रहे थे, मिलने का क्या फायदा है, उसमें कहा कि हम रेवेन्यू को 2+2 5 कर पाएंगे, लेट्स ज्वाइन हैंड्स, लेट्स अज्यूम दिस इज द ओनली फैक्टर, दिस इज द ओनली सिनर्जी फॉर विच दे डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स। उन्होंने सोचा 2+2 5 करेंगे रेवेन्यू, एक्चुअली रेवेन्यू 4.5 हो गया, दिस इज फेलियर, फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। उन्होंने सोचा था कॉस्ट 2+2 3 होगी, लेकिन कॉस्ट 2+2 3.5 होगी, डिजायर्ड सिनर्जी हासिल नहीं हुई, दिस इज कॉल्ड फेलियर। तो वाई एक्विजिशन ट्रांजैक्शन दे फेल, वाई दे हैव सच अ हाई फेलियर रेट? ओवर ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम जब खरीद रहे होते हैं कारोबार, तो एट ए टाइम फॉर वन रीजन और अदर हमारी जो फोरकास्ट होती है अबाउट सिनर्जी वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, रियलिस्टिक से थोड़ी हट जाती है। देयर कुड बी मैनी रीजंस, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं लोगों के जो फोरकास्ट बनाने में इन्वॉल्व हैं, कोई एस्टिमेशन एरर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, हमने जो सिनर्जीज के एस्टिमेट लिए हैं उसके लिए ड्यू इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, ड्यू एनालिसिस नहीं किया गया। विनर्स कर्स, विनर्स कर्स क्या है कि एक कंपनी को खरीदने के लिए दो लोग निकल गए मुकाबले में बोली लगाने के लिए, एंड दे एंड अप पेइंग हाई प्राइस दैन द फेयर वर्थ ऑफ अ बिजनेस। तो जब आपने एक चीज़ खरीदी महंगी है तो उसको उस पर रिटर्न कैसे सेटिस्फैक्ट्री आप ले पाएंगे? मतलब वो उस बिजनेस ने आपको 10 रुपये सालाना देनी है, उसकी जस्टिफिकेशन थी अगर आप 100 रुपये में वो खरीदते, 100 रुपये में खरीदते तो 10/100 10% वाज जस्टिफाइड रिटर्न, बट आपने विनर्स कर्स में उसके 110 रुपये पे कर दिए। जी बेटा, मैं यही कह रहा हूँ ना, बाज़ का इज्जत बेइज्जती का मामला बन जाता है कि जी अपने ठीक है प्राइस हमने तो 100 रुपये निकाली थी, लेकिन भाई हमने उसको नहीं जीतने देना, तो उस चक्कर में बात करता आप इर्रेशनल प्राइस बिड कर देते हैं, एक्सेसिव प्रीमियम पे कर देते हैं आप, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इज अ वेरी ट्रिकी एरिया, इस पर हमने शुरू में बात की थी, इट्स एन आर्ट। वैल्यूएशन में हमसे कोई गलती होगी, उसमें हमने कोई ब्लंडर, कोई वेरिएबल गलत डाल दिया हमने। जैसे अगर सिंपली यही देखो, ग्रोथ रेट हम लेते हैं वैल्यूएशन में, अभी हम फ्री कैश फ्लो देख रहे थे ना, भाई ऑनवर्ड ग्रोथ विल बी 4%, तो 4 ले लिया, हमें 3.5 लेना चाहिए था, तो 0.5 से टेंस ऑफ मिलियंस का फर्क पड़ जाता है बिजनेसेस की वैल्यूज में। कल्चरल डिफरेंस, हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि हम जिस बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं उसके कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में बहुत फ़र्क है। हम उस कल्चरल डिफरेंस को फोर्स ही नहीं कर पाए और हम उसको इंटीग्रेट करने में फेल हो जाएं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपका इंटीग्रेट ना हो पाए
टीम हार्मनी आप डेवलप ना कर पाएं तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स की ऐसी की तैसी फिर जाती है। लॉस ऑफ की पर्सनल फ्रॉम द टारगेट कंपनी, जैसे मैंने कहा था एक बिजनेस जब खरीदा जाता है तो उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जिस तरह शेयर होल्डर थोड़ा से ज़रा ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी थोड़े से ह्यूमिलेटेड फील करते हैं कि भाई एक टारगेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ जब एक्वायरर में एब्जॉर्ब होंगे तो दे विल भी, उनको लगता है कि भाई हम तो छूते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, इस कंपनी ने हमें एक्वायर किया तो उसका CFO मेरे इस कंपनी के CFO से ऊपर है, तो ये एक फीलिंग आती है। तो और फिर ये भी होता है कि भाई हम तो पुराने शेयर होल्डर के साथ चल रहे थे, उनसे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, अब ये नई मैनेजमेंट है, पता नहीं हाउ दे विल ट्रीट अस, तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। जब ट्रांजिशन होती है तो उस शिफ्टिंग में कोई इंप्लॉइज हो सकता है टारगेट बिजनेस से निकल जाए। हम अक्वायर कर रहे थे कि भाई बिजनेस लेंगे, साथ टेक्निकल नो हाउ आएगी, एक्सपीरियंस टीम आएगी जो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी। हमने अपने एक्विजिशन में इसको बिल्ट इन किया हुआ था, तो इस दौरान में वो सारे की इंप्लॉइज निकल गए जिनसे हमने बेनिफिट उठाना था। तो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो लेने थे वो कहाँ से आएंगे जब टेक्निकल नो हाउ लीक होगी। इसमें डुप्लीकेशन वाली भी चीज़ आ सकती है कि जैसे अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है तो जो एक्वायर्ड कंपनी है उसका CFO ज़्यादा अगर नॉलेजेबल भी होगा, लेकिन जो एक्वायर्ड होगा उसका CFO का अपर हैंड होगा, वो कहेगा कि अगर एक ही CFO रहना तो मैं रहूँ, तो वो लॉस हो जाएगा। मैंने बात की ना कि इसमें जो एक्वायरर होता है डेफिनेटली उसकी पावर एक्वायरी पे ज़्यादा रहेगी, इसीलिए लॉस ऑफ की एम्प्लॉइज आएगा। कुछ लोग छोड़ जाएंगे जो कि हम शायद नहीं चाहते तो छोड़ कर जाएं, कुछ को हम खुद अपनी प्लानिंग के तहत इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के तहत फारग करेंगे। हमारी इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी भी होगी ना, हमने किसको रिटेन करना है किसको नहीं रिटेन करना, तो कुछ स्ट्रेटजी के तहत हम निकाल रहे होंगे, उनका निकालना वाज इन आवर प्लान, दैट विल नॉट अफेक्ट अस। वो तो हमने प्लान किया ना, तो जो चीज़ हमने प्लान की है उसको तो हमने उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनी हुई है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ जो हमने प्लान नहीं किया वो हो गया, ठीक है ना। हमने CFO को निकाला तो GM प्रोडक्शन भी चला गया, GM टेक्निकल भी चला गया कि भाई कल को भी इन्होंने मुझे भी निकाल देना है, तो हम खुद ही चले जाते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ की पर्सनल। इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज, सिस्टम्स की एक SAP पे है, Oracle पे है, तो दो कंपनीज है मिलाई तो वहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन में इशू आ गया आपको कि बिजनेस वहाँ पे प्रॉब्लम आ गए, तो उन प्रॉब्लम को अगर फोर्सी नहीं किया गया, उनकी स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई तो प्रॉब्लम है, हम अपनी डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर पाते, हम बुशेज में खो जाते हैं, लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजीज हैं उन पे फोकस नहीं रहता और छोटे छोटे इश्यूज बात करते हमें प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं। ये एक छोटी सी बेसिक सी कहानी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बिगर पिक्चर पता होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपको जो केस आए उसमें किस एंगल को टच किया जाए, और बिगर पिक्चर पता होगी तो आप की टर्म्स आपको पता होंगी। तो जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ की पर्सनल की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इश्यूज की बात कर रहे हैं, ये टर्म्स आपने कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, तो अच्छे अंदाज में सवाल को पढ़ के केस हैंडल कर पाओगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम मर्जर्स टेक ओवर्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ और टर्म्स भी हमारे सामने आएंगी। फ्रेंडली टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर, ड्यू डिलीजेंस, जिसमें फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस का वर्ड किसी ने यूज किया था ना हमारी क्लास में कभी। तो जनाब टेक ओवर में अब ये फ्रेंडली टेक ओवर क्या है, हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है? एक एक्वायरर जब किसी पोटेंशियल टारगेट को आइडेंटिफाई करता है जो कि इसको लगता है कि शायद ये मार्केट में अंडर वैल्यूड कंपनी है, हमने पढ़ा था ना अल्फा वैल्यूज का कॉन्सेप्ट, अंडर वैल्यूड कंपनी है तो समवन वुड लाइक टू बाय इट। सो एक एक्वायरर ने एक अंडर वैल्यूड कंपनी आइडेंटिफाई की, उसकी उन्होंने ऑफर डायरेक्टर्स तक पहुंचाई, वी वांट टू बाय योर कंपनी, दिस इज आवर ऑफर। अगर डायरेक्टर्स ने वो ऑफर पिक करके शेयर होल्डर्स तक पहुंचाई फॉर देयर कंसिडरेशन, कभी सोचो इट सीम्स गुड ऑफर, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडली टेक ओवर। कि डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट दी इसलिए वो शेयर होल्डर तक ले गए इस ऑफर को उठा के, दिस इज कॉल्ड फ्रेंडली टेक ओवर। जब भाई इसका मतलब अब निगोसिएशन टेबल पे बैठा जाएगा, बातचीत की जाएगी, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी और कहीं ना कहीं सौदा हो जाएगा। हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है कि जब ये ऑफर डायरेक्टर्स के पास आई, दे डिड नॉट लाइक इट फॉर एनी रीजन। Reason could be the price offered was not good. Reason could be directors, they felt they don't want to retire now. They want to continue their business with their own management. So they declined the offer. They did not pass it on to shareholder. ठीक है। अब एक acquirer business को acquire करना चाहता है, directors they don't want to entertain that offer. They are not connecting themselves, acquirer to the shareholder. And in this situation, if the acquirer makes an attempt to approach shareholder directly to
go through this acquisition transaction. This will be called hostile takeover. Hostile takeover के साथ कुछ थोड़ी सी डिस्कशन आती है डिफेंस स्ट्रेटजीज की भी. आई एम नॉट गेटिंग इनटू देयर डिस्कशन. दिस इज अवेलेबल जस्ट फॉर योर रीडिंग ऑन पेज 322. इसमें चैप्टर में सिर्फ स्किम थ्रू कर रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ रीडिंग ही करोगे तो आपको पता लग जाएगा. हॉस्टाइल टेकओवर में फिर डायरेक्टर्स कुछ डिफेंस की कोशिश करते हैं. मैं चलें एक मिसाल आपको दे देता हूं कि उनकी अब कोशिश होगी कि अब ये एक्वायरर शेयर होल्डर से डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है एंड दे फील कि वी शुड ट्राई टू कन्विंस शेयर होल्डर टू नॉट टू गेट इनटू डिस्कशन नेगोशिएशन विद देम, और वी शुड communicate with the shareholder and inform them that price offered is not good, so don't consider it. इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हो सकती हैं, उनमें से सिर्फ एक स्ट्रेटजी जो सिंपल है वो मैं आपसे शेयर करता हूं. कम्युनिकेट फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी विद द शेयर होल्डर. कभी हमारे तो ये प्लान है, उसकी वजह से हमारी प्राइस तो यहाँ पे चली जानी है 4 दिनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में से हमारी प्राइस तो 50 पे चली जानी है, ये आपको 32 रुपए में खरीदना चाह रहे हैं. दिस इज नॉट फेयर. तो काइंडली आप शेयर ना बेचिए. कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर अबाउट द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर की वैल्यू आज डिपेंडेंट है फ्यूचर के ऊपर. शेयर होल्डर्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ कंपनीज प्लान, तो आप उनसे शेयर कीजिए. सो कुछ ना कुछ को आप कन्विंस कर पाएंगे. देयर आर सम अदर स्ट्रेटजीज, उनको आप रीड थ्रू कर लीजिएगा. ड्यू डिलिजेंस क्या होती है जी? आपने बिजनेस बाय करना है, यू नीड टू डू वैल्यूएशन. वैल्यूएशन के लिए यू नीड सम बेस डाटा. आपके पास कोई बेस डाटा होगा फिर ही आप वैल्यूएशन कर पाओगे ना. अब इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एक्वायरर, बेस डाटा यू विल हैव टू obtain फ्रॉम द टारगेट, और टारगेट विल ओनली प्रोवाइड यू बेस डाटा इन द इवेंट इफ द एक्विजिशन इज फ्रेंडली. हॉस्टाइल टेकओवर के एक ड्रॉबैक भी होता है ना कि द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट विल रिफ्यूज टू प्रोवाइड यू डाटा. फ्रेंडली टेकओवर में एज द टारगेट management wants to proceed with the deal, they will provide you data, they will give you their future plans. Hamari target will share their future technological plan, target will share their future sales plan, their HR strategy, their technical strategy, सब चीजें शेयर करेंगे. आप उसको देख के बेहतर अंदाज में प्रोजेक्शन बना सकते हो. ड्यू डिलिजेंस क्या है? किसी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट को एंगेज करना टू असेस द वैलिडिटी ऑफ द डाटा, कि जो डाटा हमसे दिया गया है क्या इसकी एक्यूरेसी कितनी है. ठीक है, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की जाती है. फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स और प्रोजेक्शंस देखी जाती हैं. और लीगल ड्यू डिलिजेंस भी की जाती है जिसमें लीगल मैटर्स पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें अगर कोई हिडन वारंटीज कंपनी ने इशू की हुई है, कोई सिक्योरिटीज गिवन है एसेट्स पे, कोई लीगल इश्यूज हैं, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं. ऐसा ना हो कि आप जिस बिजनेस को खरीद रहे हो उसके साथ कुछ इस तरह की इश्यूज आ जाए जिनका आपको पता ना हो. ड्यू डिलिजेंस करवाने का मकसद है कि आप इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर पाओ और आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सको. सो बिजनेस वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट असाइनमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस इज अ डिफरेंट असाइनमेंट. बिजनेस वैल्यूएशन में यू यूज अजम्पशन एंड प्रिपेयर बिजनेस वैल्यू, एंड ड्यू डिलिजेंस में यू एनालाइज दैट बेस डाटा. जो बिजनेस वैल्यूएशन में यूज किया जा रहा है क्या वो मुनासिब है, ठीक है, रिलायबल है. ठीक है जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये एक आखिरी टेबल, इसको डिस्कस करके हम आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं. ऑल्दो दिस टेबल मे नॉट हैव वेरी मच रेलेवेंस इन आवर बिजनेस वैल्यूएशन क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन फिर वही बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म हमें सामने मिल सकती है. जब हम मर्जर्स एक्विजिशन की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्जर्स एक्विजिशन ट्रांजैक्शन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक. जब बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक की बात आती है कि अभी हमने कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक को यूज करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें कि हम किस टाइप ऑफ मर्जर और एक्विजिशन की बात कर रहे हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मर्जर ओब्लिक एक्विजिशन ट्रांजैक्शन. Type 1, and by the way this types are measured, identified with the effect of merger acquisition on the risk profile. कौन कौन से? फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क. मर्जर एक्विजिशन ट्रांजैक्शन है क्या?
एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस मिल गए, दिस इज मर्जर या एक्विजिशन ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का एंटिटी के बिजनेस रिस्क प्रोफाइल पे और फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल पे क्या असर है? इमेजिन अ कंपनी टेक्सटाइल मिल 60-40 gearing joins hand with another textile mill 60-40 gearing। अगर ये दोनों कंपनीज मिले, क्या इनके मिलने से ओवरऑल कंपनी ज्वाइन कंपनी का रिस्क प्रोफाइल इंडिविजुअल कंपनी से फर्क है? नो, इट्स द सेम। जो कंबाइंड कंपनी है उसका बिजनेस रिस्क टेक्सटाइल है, उसका फाइनेंशियल रिस्क भी 60-40 है, नो इफेक्ट। दिस इज टाइप 1 एक्विजिशन। दो कंपनीज मिली, मिलने से कंबाइंड कंपनी बन गई। कंबाइंड कंपनी का रिस्क प्रोफाइल सेम है एज इंडिविजुअल कंपनीज बिफोर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एक्विजिशन। Acquisition that impact neither the acquiring company's exposure to financial risk nor to the business risk. What are the appropriate valuation methods dealing with type 1 acquisition? Asset based valuation यूज हो सकता है, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन यूज हो सकता है, डिविडेंड या अर्निंग जो भी है, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल भी यूज हो सकता है, फ्री कैश फ्लोज लेके, और इसमें करंट वैक, एक्वायरर का वैक और कंबाइंड कंपनी का वैक सेम ही रहेगा, क्योंकि वैक तो तब बदलेगा या डेट इक्विटी बदले या बिजनेस रिस्क बदले। जब दोनों नहीं बदल रही तो जो एक्वायरर का वैक है वही कंबाइंड कंपनी का वैक है, ठीक है। तो टाइप 1 एक्विजिशन में ना फाइनेंशियल रिस्क बदला ना बिजनेस रिस्क बदला, इनमें से कोई मेथड यूज कर लो। टाइप 2 एक्विजिशन, एक्विजिशन दैट अफेक्ट्स द एक्वायरिंग कंपनीज एक्सपोजर टू फाइनेंशियल रिस्क बट नॉट टू द बिजनेस रिस्क। मतलब टेक्सटाइल से मिली, लेकिन एक की गियरिंग 60-40 थी, दूसरी की 30-70 थी। एक्वायरर से 60-40 पे था, टारगेट 70-30 पे था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन बिजनेस रिस्क तो नहीं बदला क्योंकि टेक्सटाइल से मिली है, लेकिन कंबाइंड कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ओवरऑल गियरिंग बदल गई। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एक्विजिशन, एपीवी मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, ये इस पे हमें सवाल कोई नजर नहीं आएगा बाय द वे, लेकिन फिर बात यहां पे वही आती है, हमें पास पेपर में कभी ये चीज टेस्ट नहीं हुई है, एपीवी मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो अकॉर्डिंगली हम क्लास में भी कुछ सवाल इस पे करने वाले, लेकिन जैसे मैंने एपीवी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बताया था कि आपके ढेर सारे मार्क्स बेस केस एनपीवी तक पूरे हो जाते हैं। 20 नंबर का सवाल है ना एपीवी में, तो 20 में से कुछ 13-14 नंबर आपके बेस केस एनपीवी तक आ जाते हैं। सेम वही बात यहां पे भी है। अगर एपीवी मेथड ऑफ वैल्यूएशन लगाना है ना, तो करना तो ये है कि आपने बिजनेस कैश फ्लोज बनाने हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज बनाने हैं, केयू पे डिस्काउंट करना है, और फिर फाइनेंसिंग का इफेक्ट उसमें ऐड करना है। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं ना होती, बिजनेस वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बस यही फर्क होता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जीरो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है, और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही तो हम डिटर्मिन कर रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी लेके। तो कैश फ्लोज वैसे ही निकालने हैं जैसे पैसे पहले निकालते थे, सिर्फ डिस्काउंटेड केयू लेना है। यहाँ पे बेस केस पीवी ऑफ कैश फ्लोज आएगी, उसमें भी फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स की पीवी उसी प्रिंसिपल के तहत निकालनी, कोई नई चीज नहीं है कि भाई हमारा कंबाइंड कंपनी का डेट कितना होगा, उस पर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कितनी बनेगी, एटसेट्रा। तो इसमें भी अगर ये सवाल, जैसे मैंने कहा पास में कभी आया नहीं है, लेकिन अगर आए तो आप आसानी से 70-80% स्कोर इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ सवाल अवेलेबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली यू शुड नो। बेशक 1% चांस सही, 2% चांस सही आपको सवाल आ सकता है, बट इट शुड नॉट बी अ शॉक फॉर यू। आप आसानी से 70-80% मार्क्स इसमें ले पाएंगे इंशाअल्लाह, जितना स्किल आपको आता है उससे। बल्कि कोई 80 से 90 पे भी चले जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा, शायद 100% भी टच कर जाओ। वैसे तो बाय द वे बिजनेस वैल्यूएशन का सीधा सवाल भी हो तो उसमें भी हमसे नहीं लिया जाता 100। हमारा इसमें बाय द वे इस टॉपिक में टारगेट ही, मैं थोड़ा 70-80 में भी मैं ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहा था। बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया में हमारा टारगेट स्कोर अगर आप 50 क्रॉस कर लो ना तो आप छलांगे मारना। दिस विल बी द टफेस्ट एरिया, टफेस्ट क्वेश्चन हिस्टोरिकली, दिस विल बी द टफेस्ट क्वेश्चन इन योर पेपर। आपको नंबर लेने हैं रिस्क मैनेजमेंट में, वहां पे शायद आप 90% 100% स्कोर करोगे। आपको नंबर लेने हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, वहां पे शायद आप 70% 80% स्कोर करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 60% के करीब स्कोर होगा, मे बी सोर्स ऑफ फाइनेंस टाइप का उसमें भी 60% होगा। इसमें 50 भी आ जाए तो आप समझे बहुत तीर मारा है। एवरेज आपका अगर इसमें 50 ले लिया तो एवरेज आपका 60+ ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें ओवरऑल बैलेंस देखना है, ये सबसे ट्रिकी एरिया हमारा रहता है। अभी सवालों पर आप जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा इट इज ट्रिकी। अच्छा, तीसरी टाइप 3 एक्विजिशन है। टाइप 3 एक्विजिशन जिसमें दोनों रिस्क बदल जाते हैं। कि एक्वायरर टेक्सटाइल मिल है, गियरिंग 60-40 है, उसने एक सीमेंट की बिजनेस को एक्वायर किया जिसकी गियरिंग से 30-70 थी। तो कंबाइंड कंपनी का बिजनेस रिस्क पोर्टफोलियो बन गया, टेक्सटाइल प्लस सीमेंट, और फाइनेंशियल रिस्क भी बदल गया।
अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इसकी वैल्यूएशन के लिए असूलन you need spreadsheets. Without spreadsheets, Excel, you cannot value such acquisition. Iterative valuation procedures required होंगे, और iterative अगर आपने Excel को यूज किया है तो उसमें एक iterative फंक्शन होता है. सर्कुलर रेफरेंस कभी सुना हुआ है? चलिए फिर कल सुनाएंगे आपको सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है और iterative अप्रोच से उस सर्कुलर रेफरेंस को कैसे रिमूव किया जाता है. और हम चूंकि एग्जाम में स्प्रेडशीट तो यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए क्या सिंप्लीफाइड अजम्पशन रहेंगी इस इशू को हैंडल करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें टाइप 3 एक्विजिशन के एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, और हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सिंप्लीफाइड अजम्पशन लेंगे उस पर हम बात करेंगे कल इंशाअल्लाह. कल हमारा टारगेट होगा कि हम इस चैप्टर की डिस्कशन को कंक्लूड करें और शायद कल ही कोई छोटा मोटा सवाल एग्जामिनेशन क्वेश्चन हम शुरू कर दें, लेकिन नेक्स्ट वीक फॉर श्योर हम थ्रू आउट पास पेपर ही कर रहे होंगे, और सिर्फ नेक्स्ट वीक नहीं हो सकता, उससे भी थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमें यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिलेंगे, और यहाँ पे मेरे एजेंडा में जैसे कम से कम मैंने आपसे कहा था कि 10 के करीब क्वेश्चन हैं. और मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, मैंने आपको कहा था याद करने को, आपने मुझे याद नहीं कराई, मुझे फिर खुद ही याद आई है. आप लोगों ने याद रखना है, एक क्वेश्चन रिसेंट अटैम्प्ट का मैंने आपसे डिस्कस करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. उसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही है, लेकिन मैं कह रहा था कि हम जब ये चलें अभी हम करते हैं कि जो हमने बिजनेस एडिशन को क्वेश्चन करने ना, उन्हीं क्वेश्चन के साथ हम उस क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे. ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे कल. उसके बाद जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे तो उसमें हमने वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करना है. मुझे याद कराइएगा एक दिन पहले, ताकि मैं पढ़ के मैंने तक पढ़ा नहीं हुआ वो सवाल, ठीक है. मतलब ये सोचा हुआ कि आपको मैंने करवाना है, लेकिन उसकी तैयारी मैंने भी करनी होगी, तो आप मुझे बिफोर हैंड बताते रहेंगे, यानी कि आप मुझे खड़े को करा दें सवाल तो मैं करा दूंगा, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मुलाकात करेंगे और लेके डिस्कशन को आगे चलेंगे. अस्सलाम वालेकुम.